डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा माइटोसिस पढ़ा था, हम इंटरफेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर हमने साइटोस्केलेटन के बारे में भी पढ़ा था। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद जो आपके डाउट्स थे वो डाउट्स को कवर करेंगे, जो छोटे छोटे से आपके डाउट्स थे कि लेट प्रोफेज में होगा कि अर्ली में होगा कि या फिर ट्रांजिशन टू मेटाफेज में होगा या मेटाफेज में होगा, उन डाउट्स को हम कवर करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं और वो क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब बच्चों का ये पूछना है, सर क्या ये क्वेश्चन हमको कॉपी में लिखना है? बिल्कुल नहीं, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी में नहीं लिखना है। समझ में आ गया? आपको बिल्कुल भी कॉपी में नहीं लिखना है, आपको केवल लिखना क्या है? जो मैं नोट्स बनवा रहा हूं बस वो। समझ में आ गया? एनसीईआरटी में साथ में इसीलिए कराते जा रहा हूं जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाए कि हमारी एनसीईआरटी भी साथ में कवर होती जा रही है। इसके बाद में जब हमारा फुल सिलेबस हो जाएगा तब हम फिर जब रिवीजन करेंगे तब हम उसके साथ में फिर से करेंगे, लेकिन अभी हम साथ में भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओ, लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लें। तो चलो यहां पर मैं लिख देता हूं रिवीजन। ठीक है, क्या लिख देते हैं यहां पर? रिवीजन। और आप मुझे बताइए सबसे पहले हमने क्या देखा था? प्रोफेस। प्रोफेस के बाद आप मुझे बताओ हमने क्या सबसे पहले जीवन फेस, फिर एस फेस, फिर हम किसकी बात करी थी? G2 की। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। उसके बाद आप मुझे बताओ सर हमने किसकी बात करी थी? अर्ली प्रोफेस। ये हम बात करते हैं अर्ली प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस के बाद हम बात कर रहे हैं लेट प्रोफेस। लेट प्रोफेस के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? आप मुझे बताओ ट्रांजिशन टू मेटाफेस। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफेस। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? एनाफेस। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? एनाफेस। तो बन जाएगा सभी को। और छोटा सा कर दूं क्या कि टीलोफेज भी बना दूं? टीलोफेज हम नेक्स्ट उसमें बना लेंगे। क्लियर है? तो चलो जरा ध्यान से समझना। अब मैं क्या बना देता हूं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बना दे रहा हूं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो जरा जल्दी से, ये मैंने बना दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देता हूं, यहां पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देता हूं। ठीक है, और आप मुझे बताओ पहले इनका नाम लिख दूं। इसका नाम क्या हो जाएगा? G1। इसका नाम क्या हो जाएगा? S। इसका नाम क्या हो जाएगा? G2। आप मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? अर्ली प्रोफेस। इसका नाम क्या हो जाएगा? अर्ली प्रोफेस। फिर आप मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? लेट प्रोफेस। क्या नाम हो जाएगा? लेट प्रोफेस। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन टू मेटाफेस। बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन टू मेटाफेस। देखो ट्रांजिशन टू मेटाफेस जो है ना वो एनसीईआरटी में डायग्राम दे दिया। एक्चुअली इसको अर्ली मेटाफेस भी बोल देते हो। अर्ली मेटाफेस मतलब मेटाफेस बिगिन हो गया, मेटाफेस बिगिन हो गया। बात समझ में आ गया? आप इस तरीके से समझो कि सुबह 4 बजे का टाइम है या 5 बजे का टाइम है, सनराइज हो रहा है, बस हो रहा है, अभी लालिमा छाई हुई है, पूरी रेडनेस है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांजिशन टू मेटाफेस। सुबह हो गई, क्या बोलेंगे? मेटाफेस। सुबह हो गई, क्या बोल देंगे? मेटाफेस। तो थोड़ा सा जो टाइम होता है, बिल्कुल जरा सा टाइम होता है, बस एक ट्रांजिशन है कि बस उसमें आने वाला है, चलते 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 आने वाला है, मिड में बस आने वाला है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप मुझे बताओ यहां पर हम क्या बोल देंगे? दिस इज मेटाफेस। दिस इज मेटाफेस। और इसके बाद आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे? एनाफेस। सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है एनाफेस। क्लियर हो गया? आप मुझे इस तरीके से भी बताओ। खूब आप मान लो ऐसे समझो आप कि आप मुझे बताओ खूब दिन से जो है आपका मान लो किसी से बात चल रही है, लेकिन ब्रेकअप कैसे होता है? ब्रेकअप होता है कि नहीं होता ऐसे? तो आप मुझे बताओ एनाफेस को मान लो ब्रेकअप सबसे शॉर्टेस्ट होता है, खड़ाक से हो गया। तो आप मुझे बताओ शॉर्टेस्ट फेज कौन सा हो जाएगा? शॉर्टेस्ट फेज इज द एनाफेस। शॉर्टेस्ट फेज इज द एनाफेस। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। चलो इससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से समझना कि एक जो सेल साइकिल होती है, देखो जरा हम किसकी बात कर रहे हैं? एक सेल साइकिल जो होती है वो 2 फेजेस से बनी होती है। कितने फेजेस से बनी होती है? 2 फेज से। एक होता है इंटरफेस, अगेन हम रिवीजन कर रहे हैं इंटरफेस, और दूसरा फेज कौन सा हो जाएगा? सेकेंड फेज इज द एम फेज। सेकेंड फेज इज द एम फेज। पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आप मुझे बताओ। इसको फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है 2 में। एक हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, एक हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। आप मुझे बताओ एक हो जाएगा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस। यहां पर आप मुझे बताना क्या हो जाएगा? G1। फिर आप मुझे बताओ एस फेस, और यहां पर कौन सा हो जाएगा? G2 फेज। G1S G2 फेज कौन सा हो जाएगा? G1S G2 फेज। सभी को बन जाएगा? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बता दो। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, सेल साइकिल, इंटरफेस, ये आपको समझ में आ गया? चलो अब आप मुझे बताना, हम यहां पर देख लेते हैं। अब मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देता हूं। क्या बना रहा हूं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप मुझे बताना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर टूटना शुरू हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? यहां पर टूटना शुरू हो गई। समझ में आ गया? क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर टूटना शुरू हो गई। ये देखो जरा, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ज्यादा टूट गई। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ज्यादा टूट गई, फ्रेगमेंट बचे, यहां कंप्लीट टूट गई। अब पूरे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब हम बात कर ले रहे हैं सेंट्रोसोम की। ये सेंट्रोसोम, यहां पर सेंट्रोसोम क्या हो गया? डबल। यहां पर भी क्या है? डबल। अब आप मुझे बताओ, ये अपोजिट पोल पर इसने मूव करना शुरू किया। देखो यहां पर इतना मूव कर गया। आप देखो जरा, यहां पर क्या हो गया? और मूव कर गया इस तरीके से। आप देखो जरा, और यहां पर एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर आ गया। इसके बाद में बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स पर रहेगा। तो आपको समझ में आया? चलो मैं ऐसे बना देता हूं, आप देखना। ये देखो, ये क्या हो रहे हैं? यहां पर अपोजिट पोल पर मूव करना बिगिन हो रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अर्ली प्रोफेज। लेट प्रोफेज में वही चीज कंटिन्यूअसली चल रही है, अभी भी यहां पर चल रही है। और यहां पर ये आ जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट पोल पर आ जाएंगे। चलो अब हम देख लेते हैं, किसकी बात करते हैं? अपना क्रोमैटिन। ये मैंने बना दिया, दिस इज क्रोमैटिन, दिस इज क्रोमैटिन। दो ही बना ले। चलो जरा, कितने बना ले? दो ही बना ले, दो बना लेते हैं। दिस इज क्रोमैटिन। वैसे तो पूरे में फैला हुआ होगा, लेकिन फिर हम पूरे में फैला देंगे तो हमको समझ में कैसे आएगा? हमको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करें? देखो रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन हमेशा क्विक किया जाता है। याद रखना, आप क्या करते हो? पढ़ते हो बहुत जल्दी हो, रिवीजन आराम से करते हो। बिल्कुल गलत है। पढ़ना आराम से है और रिवीजन फास्ट करना है। समझ में आ गया? जितना फास्ट रिवाइज कर सकते हो, इवन ऐसे भी करोगे ना, ऐसे भी करोगे तब भी ये रिवीजन हमारा दिमाग काम करता है। समझ में आ गया? मिड ब्रेन में स्वेलिंग होती है, सुपीरियर कॉलिकुलस, ये वर्क करती है इस तरीके से। समझ में आ गया? ये भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है फ्लैश मेमोरी की तरह, बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह। तो इसीलिए रिवीजन हमेशा क्विक किया जाता है। तो मैं जल्दी बोलूंगा, स्पीड में बोलूंगा, क्योंकि आपको पढ़ाना सिखाना भी है। मैंने आपसे क्या बोला? क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कंसिस्टेंसी। ये तीन चीजें क्या आपको दे रहे हैं, कैसे आपको सिखा रहे हैं, समझ में आ गया? और कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़े। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां मैंने ये बोल दिया, ये इस तरफ मूव कर रहा है। यहां से आपको मालूम है एस्ट्रल रेज निकलना, ये क्या हो गई? शुरू हो गई। यहां से भी आप मुझे बताओ, एस्ट्रल रेज निकलना शुरू हो गई। ये एस्ट्रल रेज हो गई, ये एस्ट्रल रेज हो गई। अब सब जगह क्या होंगी? एस्ट्रल रेज होंगी। ये देखो जरा, एस्ट्रल रेज है। एस्ट्रल रेज काय की बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल की, टिब्यूलिन प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? टिब्यूलिन प्रोटीन की। आप मुझे बताओ, यहां पर स्पिंडल फाइबर थोड़े से बनना शुरू हुए, यहां स्पिंडल फाइबर्स और ज्यादा बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स और ज्यादा बन जाएंगे। यहां पर आप मुझे बताओ, काफी ज्यादा बन जाएंगे। अब हम बना ले। चलो यहां पर क्या हो जाएगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। मतलब 2C का क्या हो गया? 4C। क्या हो गया? मतलब आप मुझे बताओ, 2C से यहां पर क्या हो गया? 4C। सर ये सीसी क्या है? ये 2C क्या है? ये सीसी क्या है? देखो सेल ने क्या किया है, एक हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लिया एनसीईआरटी ने कि भैया इनिशियल अमाउंट 2C है, तो यहां से इसमें क्या हो जाएगा? 4C। इसमें कितना रहेगा? 4C ही रहेगा। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये मैंने बना दिया इस तरीके से। अब देखना, यहां पर ये पहला स्टेज है, जब अभी तक देखो ये पूरे में फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके से ऐसे होंगे, पूरे में ऐसे फैले होंगे, इस तरीके से पूरे में फैले होंगे, इस तरीके से पूरे में फैले हुए होंगे। समझ में आ गया? लेकिन यहां पर पहली बार जो है वो क्रोमैटिन हमको क्या होंगे? दिखाई देंगे। समझ में आ गया? पहली बार दिखाई देंगे। ये देखो इससे ऐसे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। तो पहली बार आप मुझे बताओ जरा, ये चीजें क्या होंगी? आप मुझे बताइए जरा, दिखाई देंगी। फर्स्ट टाइम क्या होंगी? ये दिखाई देंगी। फर्स्ट टाइम ये क्या होंगी? आप मुझे बताओ, दिखाई देंगी। तो पहली बार ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कंडेंसेशन शुरू हो गया। कंडेंसेशन शुरू हो गया, प्रिपरेशन शुरू हो गई, आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई। इसको समझ लो जुलाई अगस्त। समझ में आ गया? इसको समझ लो जुलाई से अक्टूबर तक। क्लियर हो गया? इसको समझ लो अक्टूबर से फरवरी तक। समझ में आ गया? इसको समझ लो अक्टूबर से फरवरी तक का। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ जरा, इसको समझ लो फरवरी, मार्च, अप्रैल। और यहां पर मई में एग्जाम, नीट का एग्जाम हो गया, पहुंच गए आप लोग। हम एक हाइपोथेटिकल मान रहे हैं कि मान लो नेक्स्ट ईयर मई में हुआ तो ठीक है। अभी से ज्यादा लोगों को चिंता हो जाएगी, सर मई में हुआ तो तुम्हारे पास तब भी सफिशिएंट टाइम है। समझ में आ गया? किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 6 मंथ सफिशिएंट होते हैं। क्लियर हो गया? यदि आप कंप्लीट डिवोटेड हो तो आगे बढ़ जाए।
तो अब आप मुझे बताना यहां और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाएगा, ये और ज्यादा कंडेंस्ड हो गया। ये देखो इसके कंपेयर में क्या हो गया, और ज्यादा कंडेंस्ड हो गया। क्लियर हो गया, मतलब कंडेंसेशन अभी चल रहा है। अब यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो गया, काफी ज्यादा कंडेंस्ड हो गया। क्लियर हो गया, क्योंकि मेटाफेज आ गया ना, देखो नाम ही आ गया मेटाफेज, मतलब ट्रांजिशन चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है, ट्रांजिशन चल रहा है। एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, रात जा रही है सुबह आ रही है, ये खत्म होता जा रहा है। और एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया, देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन टू स्टेजेस। बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन नहीं है, उसने ऑलरेडी लिख दिया है। समझ में आ गया, तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इससे क्या अटैच हो जाएगा, आप मुझे बताओ। ये अटैच हो जाएंगे इस तरीके से, ये अटैच हो जाएंगे यहां पर इस तरीके से। बात समझ में आ गया, इस तरीके से क्या हो गया, अटैच। अब ये क्या करेंगे, इसको धक्का मारेंगे और धक्का मार के कहां पर लेकर आ जाएंगे, बिल्कुल मिडिल में। कहां पर लेकर आ जाएंगे, बिल्कुल मिडिल में लेकर आ जाएंगे। ये देखो ये मिडिल में लेकर आ गए। कहां पर लेकर आ गए, अब मुझे बताओ, बिल्कुल मिडिल में लेकर आ गए। कहां पर लेकर आ गए, बिल्कुल मिडिल में लेकर आ गए। क्लियर हो गया, कहां पर लेकर आ गए, बिल्कुल मिडिल में लेकर आ गए। अब मुझे बताओ क्या हो जाता है, मिड में मिल गए मेटाफेज मोटाफेज, मेटाफेज मोटाफेज। तो याद रखना सबसे ज्यादा कंडेंस यदि क्रोमोसोम है, सबसे ज्यादा कंडेंस है तो किस में होंगे, मेटाफेज। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, मेटाफेज। कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया, मेटाफेज। समझ में आ गया, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली कनेक्ट हो गए, क्या कहलाएगा, मेटाफेज। यहां जुड़ना शुरू हो गया। समझ में आ गया, यहां कंप्लीटली हो गया। जो यहां शुरू हो रहा है वो यहां फिनिश, जो यहां शुरू हो रहा है वो यहां फिनिश, जो यहां शुरू हो रहा है वो यहां पर बिल्कुल फिनिश। समझ में आ गया, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बट जाएंगे। क्लियर हो गया, और आप मुझे बताओ जरा, हमेशा इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। क्लियर हो गया, क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से यहां पर अरेंजमेंट होगा। ये मैंने बना दिया, यहां पर इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो सेंट्रोमेयर आप मुझे बताओ किस तरफ है, पोल की तरफ, और इसके आर्म किस तरफ है, अपोजिट टू पोल। याद रखना इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, यहां से आपको बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना नीट 2023 में इसकी पोजीशन के ऊपर, किसके ऊपर, इसकी पोजीशन के ऊपर, कि भाई सेंट्रोमेयर जो है दे आर फेसिंग टुवर्ड्स पोल एंड द आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड। वो पीछे रहते हैं, आर्म्स कैसे बाहर। अरे आप मुझे बताओ, कोई मुझे खींचेगा तो मैं ऐसे ही पीछे होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बताओ जरा। यदि कोई मुझे खींच रहा है तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, बताओ जरा जल्दी से। तो सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अरे फिजिक्स वाला में फिजिक्स के रूल इतने तो आते हैं ना, पढ़ा होगा। जैसे गाड़ी में आगे ऐसे बढ़ाते हैं तो पीछे जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, बताओ जरा जल्दी से। ट्रेन भी चलती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, धक्का लगता है कि नहीं लगता। तो ये सभी को समझ में आ गया, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना, पप्पू कैन डांग साला, यहां पर क्या हो रहा है, कैन डांग साला। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, बिगिन। क्या हो रही है यहां पर, बिगिन। क्लियर हो गया, यहां पर कंटिन्यू, यहां पर कंटिन्यू। बस यहां पर एक ही चीज स्पेशल है कि यहां पर डिसअपियरेंस हो जाता है इसमें। तो अब आप बोलोगे सर लेट प्रोफेस को लेट प्रोफेस क्यों बोल रहे हैं, तो इसकी एक स्पेशल फीचर है कि इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना वो यहां पर डिसअपियर हो जाते हैं। समझ में आ गया, बाकी सारी चीजें यहां पर कंप्लीट होती है, लेकिन ये जो है एक स्टेप यहां पर कंप्लीट हो जाता है। सभी को समझ में आया, अभी क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिशन टू मेटाफेज आ गया, ये देखो इसमें कनेक्ट हो गए। हाँ एक और चीज, माइटोटिक ऑपरेटस। सर माइटोटिक ऑपरेटस आपने एक जगह लिखा है कि काइनेटोकोर प्लस स्पिंडल फाइबर, एक जगह लिखा है एस्ट्रल रेस। देखो जितनी भी चीजें क्या करती है, क्रोमोसोम को अलग करती हैं, वो कहलाता है माइटोटिक ऑपरेटस। समझ में आ गया, इसीलिए लिखा था जिससे आपके दिमाग में वो बात बैठे, वो क्वेश्चन आए। तो माइटोटिक ऑपरेटस, एस्ट्रल रेस प्लस सेंट्रियोल प्लस आप मुझे बताओ स्पिंडल फाइबर प्लस काइनेटोकोर, इन सब से मिलके वो सारी चीजें जो क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहे हैं, द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज माइटोटिक ऑपरेटस। द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन सेपरेटिंग, बताओ जरा, सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज माइटोटिक ऑपरेटस। सभी को समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बट एनसीईआरटी में इतना ही सा दिया हुआ है कि भैया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इतना सा दिया हुआ है कि एस्ट्रल रेस और उसके बाद मतलब दोनों सेंट्रियोल्स और प्लस स्पिंडल फाइबर, तो उसी को मान लो। क्योंकि अब जैसे देखो एनसीईआरटी ने लिख दिया कि मॉर्फोलॉजी मेटाफेज में होती है, तो होती है, हमको उस पर जज नहीं करना, जबकि हम उसको कर ही नहीं सकते। मॉर्फोलॉजी के लिए बेस्ट स्टेज होती है एनाफेज, बट एनसीईआरटी ने लिख दिया तो हमको वही मानना है। समझ में आ गया, तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। क्रोमोसोम 20 से फट गए, 2 में बट गए। अब आप मुझे बताओ लास्ट स्टेज क्या आ जाएगी, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो जाएगा, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे और यहां पर एक न्यूक्लियस, यहां पर एक न्यूक्लियस। आप मुझे बताओ टीलोफेज इज द फेज ऑफ 2 न्यूक्लियस, टीलोफेज इज द फेज ऑफ 2 न्यूक्लियस।
अरे बन जाएगा, रिवीजन बन जाएगा सभी से। चलो अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, और क्वेश्चंस करो, आपको अभी क्वेश्चंस करोगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो गया, बट इतने ही करो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज इज मार्क बाय, देखो मैंने क्वेश्चन ही वैसे बनाए हैं कि जहां जहां आप कंफ्यूज होते हो। स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेज समझ में आ गया। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये किस में होगा? मेटाफेज में। आप मुझे बताओ ये किस में होगा? दिस इज द फीचर ऑफ मेटाफेज। बताओ जरा जल्दी से, दिस इज द फीचर ऑफ मेटाफेज। हम एक एक को लिखते जाएंगे। दिस इज द फीचर ऑफ मेटाफेज। अब आ जाओ, डिसअपीयरेंस ऑफ ER-GB न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, इसको हम बोलेंगे लेट प्रोफेज। इसको हम क्या बोलेंगे? लेट प्रोफेज। समझ में आ गया? तो ये भी गया। स्टार्टिंग पूछ रहे मतलब अर्ली प्रोफेज। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, देखो नाम ही दे दिया इनिशिएशन, तो यही आंसर जाएगा। अब इसको देखते हैं, क्रोमोसोम अलाइंस एट इक्वेटोरियल प्लेट। अगेन आप मुझे बताओ क्या जाएगा? दिस इज मेटाफेज। ये क्या हो जाएगा? मेटाफेज। पूरा क्लियर हो गया, सभी को अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आ गया। जाओ, इन विच फेज क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड फर्स्ट अपीयर। जरा डायग्राम देखो और बताओ। यहां पर क्रोमैटिड दिखने लगे, यहां पर क्रोमैटिड नहीं दिखते, यहां पर क्रोमैटिड दिखने लगे, यहां पर क्रोमैटिड क्या हो गए? दिखने लगे। तो अर्ली प्रोफेज या फिर हम क्या बोलेंगे? प्रोफेज। समझ में आ गया सभी को? इन विच फेज क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स फर्स्ट अपीयर। फर्स्ट अपीयर मतलब कंडेंसेशन बिगिन। व्हेन कंडेंसेशन बिगिन, तो बताओ जरा, व्हेन कंडेंसेशन बिगिन कब होता है? कंडेंसेशन बिगिन किस में होता है? अर्ली प्रोफेज में। तो आंसर क्या जाएगा? प्रोफेज। क्या आंसर जाएगा? प्रोफेज। आगे आ जाओ, एंड ऑफ प्रोफेज। मैंने आपको क्या बोला? प्रोफेज स्टार्टिंग का भी दे दिया, एंड ऑफ प्रोफेज। एंड ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगेन आप मुझे बताओ, दिस इज द फीचर ऑफ मेटाफेज। बहुत मजा आएगा आपको ये जो क्वेश्चंस में कराऊंगा। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ डिसअपीयरेंस ऑफ ER, फिर आप मुझे बताओ गोल्गी बॉडी, जी भी उल्टा हो गया, BG, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर एनवेलप। आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? दिस इज लेट प्रोफेज, मतलब प्रोफेज क्या हो रहा है? एंड। लेट प्रोफेज मतलब प्रोफेज क्या हो रहा है? एंड। तो आंसर यही जाएगा। फिर भी आगे देख लेते, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, दिस इज अर्ली प्रोफेज। दिस इज अर्ली प्रोफेज। आपको जो डाउट थे ना, उन्हीं डाउट्स के ऊपर मैंने क्वेश्चंस बना दिए और आपको दे दिए। क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर प्लेट, बताओ क्या हो जाएगा? दिस इज मेटाफेज। दिस इज मेटाफेज। सभी को समझ में आ गया? दिस इज मेटाफेज। आगे आ जाए, इन मेटाफेज फर्स्ट इवेंट, मैंने आपको क्या बोला? आपके जो जो डाउट्स थे ना, आपके जो जो डाउट्स थे, उन डाउट्स को उठा उठा के मैंने क्वेश्चन बना दिया। उन डाउट्स को उठा उठा के मैंने क्या कर दिया? क्वेश्चंस। इन मेटाफेज इज फर्स्ट इवेंट। आप मुझे बताओ, एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। आप नोट्स में भी देख लो, यही हमने लिखा हुआ है। तो बिगिन किससे हो रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, बिगिन हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई तो बिगिन हो गया। तो आप मुझे बताओ, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले ये होता है। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या जाएगा? ये आंसर जाएगा। जितने आपके कंफ्यूजन है, जितने डाउट है, मैंने आपको क्या बोला? सबको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में कर दिया। क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट, बताओ ये किस में होगा? बताओ जरा जल्दी से। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अर्ली प्रोफेज। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अर्ली प्रोफेज। क्रोमोसोम कम एट मेटाफेजिक प्लेट, क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज मेटाफेज। ये क्या हो जाएगा? दिस इज मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन क्रोमोसोम, ये भी क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन टू मेटाफेज हम बोले या मेटाफेज, एक ही बात है। ट्रांजिशन टू मेटाफेज आपको एग्जामिनर कभी ऑप्शन में नहीं देगा, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, बस डायग्राम को पहचानने के लिए दे सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज मेटाफेज। ये क्या हो जाएगा? मेटाफेज। आगे आ जाओ, चेंज विच नॉट अकर्स इन मेटाफेज। अब अच्छा क्वेश्चन है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, आपको मालूम है कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले भैया ये नॉट भाई को सर्कल करो। बताओ हमने क्या बोला? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, बिल्कुल सही, ये मेटाफेज में होता है। क्लियर है? क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम इन माइक्रोस्कोप, क्लियरली विजिबल, बिल्कुल सही, ये भी होता है। क्यों? क्योंकि इस समय क्रोमोसोम सबसे छोटे, सबसे मोटे होते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, भैया अलग अलग होने का काम किसका होता है? एनाफेज का। अलग अलग होने का काम किसका होता है? एनाफेज का। काइनेटोकोर अटैच टू स्पिंडल फाइबर, अगेन आप मुझे बताओ ये किसका होता है? मेटाफेज का।
मैं आपको बता रहा हूं इतने क्वेश्चन बस कर लोगे जितने मैं कराते जा रहा हूं, और केवल आप यदि थ्योरी कर लोगे, मैं आपसे बोल रहा हूं एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे वो जैसा क्वेश्चन बनाना चाहे। मैंने आपसे क्या बोला ना, वो जैसा क्वेश्चन बनाना चाहे। और यदि आप 1000, 2000, 300, 500 क्वेश्चन पे जाओगे ना, तो होगा ये कि आप और कंफ्यूज होते जाओगे। इसीलिए आप क्या करो, सबसे बेस्ट है आप क्या करो, केवल नोट्स को मल्टीपल टाइम्स करो, डायग्राम्स को मल्टीपल टाइम्स करो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? यदि सिलेक्ट होना चाहते हो तो क्लियर है। अब आगे आ जाओ। इन विच फेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल कंप्लीटेड। आ गया कंप्लीट। आप मुझे बताओ, कंप्लीट आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेटाफेज। किसकी बात कर रहे हैं, कंप्लीट हो गया मतलब मेटाफेज, तो आंसर क्या जाएगा, मेटाफेज। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, विच इज शॉर्टेस्ट इन टाइम। सबसे छोटा कौन सा होता है? देखो ये तो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ये तो पूरी हम बात करें, ये क्या हो जाता है, लॉन्गेस्ट। क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ ये कितना होता है, शॉर्ट, बट उसमें भी एनाफेज दे दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट फेज। ये क्या हो जाएगा, दिस इज शॉर्टेस्ट फेज। एनाफेज सबसे छोटा होता है। क्लियर हो गया। अभी मैं आपको आगे इनके टाइम भी बताऊंगा, इन सबके कितने टाइम होते हैं, एस का टाइम कितना होता है, जीवन का कितना होता है, G2 का कितना होता है, एम का कितना होता है, सब याद करेंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट याद हो जाए, उसके बाद फैक्ट पे जाएंगे। क्लियर हो गया। बायो को पढ़ाने के मेरे 3 तरीके, कॉन्सेप्ट, उसके बाद टर्म्स, उसके बाद फैक्ट। कॉन्सेप्ट टर्म्स कर लो, लास्ट में क्या करो, फैक्ट। क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाएं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। शॉर्टेस्ट इन टाइम, आंसर जाएगा एनाफेज। इन phase of mitosis, chromosome is in cytoplasm with 2 chromatids attached on centromere। तो बताओ जरा कौन से फेज में माइटोसिस में, आप मुझे बताना, साइटोप्लाज्म विद 2 क्रोमैटिड अटैच। बताओ फिर से यहां पर डायग्राम देखो, इसीलिए मैंने आपको 5 बार बनाने बोला था। क्रोमैटिड अटैच एट द सेंट्रोमेयर, क्रोमैटिड अटैच्ड एट द सेंट्रोमेयर। तो बताओ आंसर क्या जाएगा, प्रोफेज। आंसर क्या जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, प्रोफेज बन जाएगा। अब आ जाओ, इन विच फेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम। बताओ जरा कौन सा फेज है, दिस इज मेटाफेज। ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, कभी ट्रांजिशन टू मेटाफेज नहीं मिलेगा, याद रखना। तो आप मुझे बताओ, स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम किसमें हो जाएंगे, मेटाफेज में। सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, अलग अलग होना, एनाफेज। अलग अलग होना, एनाफेज। इन एनाफेज क्रोमोसोम सेपरेट टू फॉर्म। अब देखो यहां पर ज्यादा बेटर वर्ड होना चाहिए था, यदि हम बेटर वर्ड की बात करें ना, तो यहां पर बेटर वर्ड होना चाहिए था एक्चुअली में क्रोमैटिड्स। समझ में आ गया। इसकी जगह बेटर वर्ड क्या होना चाहिए था, इन एनाफेज क्रोमैटिड्स सेपरेट टू फॉर्म, क्रोमैटिड्स सेपरेट टू फॉर्म। तो ये सबसे बेस्ट वर्ड है, इसको हम लिख लेते हैं यहां पर। बताओ जरा क्या लिख लें, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, बिल्कुल सही, क्रोमैटिड्स। अब आपको याद रहेगा, अलग से मैंने लिखा हुआ है क्रोमैटिड सेपरेट। अब जरा ध्यान देना, यहां पर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं ये। और आप मुझे बताओ ये दोनों क्या है, दीज आर क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्या है, जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या है, क्रोमैटिड। ये भी आप मुझे बताओ क्या है, दिस इज ऑल्सो क्रोमैटिड। ये भी आप मुझे बताओ क्या है, दिस इज ऑल्सो क्रोमैटिड। अब एनाफेज में क्या हो जाएगा, इनका सेपरेशन। और जब एनाफेज में इनका सेपरेशन हो जाएगा, नाउ दे विल बिकम डॉटर क्रोमोसोम। एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। क्या बोल देंगे, बताओ जरा जल्दी से, डॉटर क्रोमोसोम। क्या बोल देंगे इसको, डॉटर क्रोमोसोम बन जाएगा आपसे। बताओ जरा जल्दी से। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो डॉटर क्रोमोसोम। क्लियर है। तो आंसर क्या जाएगा, डॉटर क्रोमोसोम। आंसर क्या जाएगा, डॉटर क्रोमोसोम बन जाएगा। अब आप आगे आ जाओ। इन फॉलोइंग फेजेस ऑफ माइटोसिस ER and गोल्गी बॉडी अपीयर्स अगेन। देखो अगेन अपीयर हो गए, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, टीलोफेज। क्लियर है, किसकी बात कर रहे हैं, टीलोफेज। लेकिन यहां पर यदि मान लो अपीयर बोला है तो टीलोफेज जाएगा, लेकिन यदि कंप्लीट डिसअपीयर बोल दें तो बताओ जरा, डिसअपीयर किस में जाएंगे, आप मुझे बताओ। डिसअपीयर हो जाएंगे लेट प्रोफेज में। किस में हो जाएंगे, लेट प्रोफेज में। अब तो आपसे कोई डाउट
कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, टीलोफेज। और डिसअपियर किसमें हुए थे, लेट प्रोफेज में। स्टार्ट हुए थे किसमें, अर्ली प्रोफेज में। अब आके आ जाओ, क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। अब मुझे बताओ आइडेंटिटी लॉस हो गई, क्या जाएगा, टीलोफेज। आइडेंटिटी लॉस हो गई, क्या जाएगा, टीलोफेज। सीधे एनसीईआरटी की लाइन है, इन विच फेज क्रोमोसोमल लूजेस इट्स आइडेंटिटी एंड कन्वर्ट इनटू क्रोमैटिन, अगेन क्या जाएगा, टीलोफेज। तो देखो टीलोफेज के ऊपर जो जो लाइन एनसीईआरटी की है, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो सारी लाइन के ऊपर क्वेश्चन बना दिए। आप जहां जहां कंफ्यूज होते हो, मैंने हर उस जगह से क्या कर दिया, क्वेश्चन बना दिया। तो आपको याद रहेगा। इस बार हम डिफरेंट वे में पढ़ रहे हैं, क्लियर है। मार्क द इनकरेक्टली मैच। अब चलो इनकरेक्ट मैच को करना है। एनाफेज सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, बिल्कुल सही। हमेशा एक चीज याद रखना, सही या गलत आप हमेशा राइट साइड में मार्क करोगे। मेटाफेज काइनेटोकोर अपीयर्स, बिल्कुल सही। टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, बिल्कुल सही। प्रोफेज क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट, नहीं। आप मुझे बताओ कंप्लीट किस में होता है, मेटाफेज में। कंप्लीट किस में होता है, मेटाफेज में। तो यही क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर हो गया, यही क्या हो जाएगा, गलत बन जाएगा। अब आपको बताओ जल्दी से, पूरा क्लियर हो गया। चलो यहां पर डायग्राम देख लो एनसीईआरटी का। अर्ली प्रोफेज आप देखना, अर्ली प्रोफेज में ये देखो, ये अटैचमेंट प्लेट, इसको बोल देते हैं अटैचमेंट प्लेट। ये न्यूक्लियर लैमिना से ऐसे अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, जुड़े हुए अभी इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो जाएगा, और मेम्ब्रेन टूट जाएगी, ये क्या हो जाएंगे, और कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस हो जाएंगे। और उसके बाद आप मुझे बताना जरा, यहां पर ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, जुड़ना शुरू हो रहे हैं, बट सब अभी जुड़े हुए नहीं है। अब देखो ये वाले को आप जरा ध्यान से देखोगे, इस वाले को ध्यान देना, ये रेड वाले को आप ध्यान देना। ये स्पिंडल फाइबर इसका है, लेकिन इससे कोई भी नहीं जुड़ा है। समझ में आ गया, इससे अभी कोई जुड़ा नहीं है इसके इस तरफ से। तो अभी कंप्लीट कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन जस्ट शुरू हो रहा है और कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर एक मेटाफिजिक प्लेट बन जाती है। क्या बन जाती है, एक मेटाफिजिक प्लेट बन जाती है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे आ गया सभी को समझ में। तो अब साइटोकाइनेसिस पढ़ें, बोलो। टीलोफेज से साइटोकाइनेसिस पढ़ें, बोलो भाई लोगों। तो चलो यहां पर हम बना लेते हैं टीलोफेज। टीलोफेज और यहां पर हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। क्लियर है। साइटोकाइनेसिस एनिमल में भी अलग होती है, प्लांट में भी अलग होती है। क्यों अलग होती है, आप इस बात को समझना। समझ में आ गया। सबसे पहले मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल के साइटोकाइनेसिस की बात कर लेते हैं, फिर प्लांट के साइटोकाइनेसिस की बात कर लेंगे। क्लियर है। तो आप मुझे बताओ, एनिमल सेल की देख लेते हैं, फिर प्लांट सेल की देख लेंगे। क्लियर है। या फिर डायरेक्ट टीलोफेज आपको बता दूं, बिल्कुल टीलोफेज से बता दूं। चलो आपको टीलोफेज से बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल। ये मैंने बना दिया सबसे बाहर की तरफ में, क्या बना दे रहा हूं, दिस इज, ये मैंने एनिमल सेल बना दिया। तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से देखना, ये क्या बना दी मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें मैं क्या बना रहा हूं, दो न्यूक्लियस। टीलोफेज इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। टीलोफेज इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा, टीलोफेज इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब साइटोकाइनेसिस इसकी करानी है, ध्यान देना। कैसे साइटोकाइनेसिस होगी, पहले तुम मुझे बताओ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, और लिपिड कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। कभी चीज को देखा ऐसे खींच सकते हो ना, चीज कैसा होता है, लिपिड, तो वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। तो ये भी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल है तो इसको खींच लें, फ्लेक्सिबल है तो इसको क्या कर लें, खींच लें। तो देखो यहां पर बिल्कुल हम इसको इस तरीके से खींचते हैं। ऐसे समझना, मान लो एक पर्सन को मैं यहां पर ऐसे खड़ा कर देता हूं। आपने वो देखा होगा, वो बलून ऐसे फुलाने वाला, ऐसे भरता है, फिर ऐसे खींचता है, फिर ऐसे मोड़ता है, और फिर कुछ 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 बना देता है। देखा है कि नहीं देखा। तो इसी तरीके से आप देखना, ये मान लो एक पर्सन को मैंने यहां पर खड़ा कर दिया, वो यहां से इसको खींच रहा है और यहां से इसको इस तरीके से खींच रहा है। क्लियर हो गया। यहां से एक तरफ से ऊपर से खींच रहा है, एक तरफ से नीचे से खींच रहा है। क्लियर हो गया। क्या कर रहा है, ऐसे खींच रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे खींच रहा है। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या कर रहा है, इस तरीके से खींच रहा है। और जब खींचेगा तो यहां पर क्या डेवलप होगा, आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या डेवलप होगा, एक ऐसे गड्ढा बन जाएगा। और आप मुझे बताओ, एक कंस्ट्रिक्ट हमने किया ना, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे खींचा,
मैंने क्या किया, खींचा। किस तरफ खींच रहा हूं, सेंटर की तरफ। किस तरफ खींच रहा हूं, सेंटर की तरफ। किस तरफ खींच रहा हूं, जल्दी से मुझे बताना, सेंटर की तरफ। किस तरफ खींच रहा हूं, सेंटर की तरफ। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेंट्रीपिटल। भैया फिजिक्स में सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दो वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर हो गया, फ्यूगल का मतलब डर, और जिससे डर लगता है उसके पास जाओगे या फिर उससे दूर जाओगे, केवल इतनी सी बात बताओ, दूर जाओगे ना। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से डर, तो सेंटर से दूर की तरफ जा रहे हो तो क्या कहलाएगा, सेंट्रीफ्यूगल। और पीटल मतलब सेंटर से प्यार, तो जिससे प्यार होगा उसके पास जाओगे कि नहीं जाओगे। क्लियर हो गया, तो ये सेंटर की तरफ जा रही है ना, ये मेम्ब्रेन सेंटर की तरफ जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल ऑर्डर। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रीपिटल ऑर्डर। आ गया समझ में, थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया। इसको ऐसे खींच के हम सेंटर तक लाके इसको क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे, जैसे बलून को ऐसे कर देते ना, ऐसे करके मिला दिया, बिल्कुल हमने मिला दिया कि नहीं मिला दिया। तो इस तरीके से हम यहां पर कर देंगे, तो बन जाएगा। सभी को बताओ जरा जल्दी से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, जल्दी से बता दो। तो ये हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल सेल। अब दोनों को कंपेयर करके बना ले, चलो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इसको उड़ा देते हैं। देखो जरा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं साइटोकाइनेसिस। क्या बना दे रहा हूं, साइटोकाइनेसिस। तो पहले जो टीलोफेज में था वो बना ले, जो टीलोफेज में था वो बना ले, दोनों का, एनिमल का भी प्लांट का भी। चलो बना लेते हैं। ये मैंने सेल बना लिया, ये मैंने क्या बना लिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, सेल बना लिया। ये सेल मेम्ब्रेन है। ये इस तरफ प्लांट सेल का बना देता हूं, किसका बना देता हूं, प्लांट सेल का बना देता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें सेल वॉल और बना दे भैया, सेल वॉल और बना देते हैं। सेल वॉल ने क्या बिगाड़ा है हमारा, सेल वॉल बिल्कुल बना देते हैं। सेल वॉल बना देते हैं, इस कलर से बना देते हैं सेल वॉल, या फिर किससे बना दूं, ग्रीन कलर से बना देता हूं। चलो सेल वॉल बना देता हूं, ग्रीन कलर से बना देता हूं। ये देखो जरा, ये प्लांट सेल है, तो ये प्लांट सेल की क्या बना दे रहा हूं, दिस इज सेल वॉल। ये क्या बना दिया, सेल वॉल। समझ में आ गया, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली क्या हो जाएगी, सेल वॉल। क्लियर है। अब वॉल को तो खींच नहीं सकते, दीवार को तो खींच नहीं सकते, लेकिन इसको तो खींच सकते हैं ना, इसको खींच सकते हैं। तो यहां पर बीच में क्या कर देते हैं, एक पर्सन को ऐसा खड़ा कर देते हैं। ये क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, ये पर्सन क्या करेगा, ऐसे खींचेगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से बना देते हैं। और ये खींचने वाला एलिमेंट आपको मालूम है, पता है ये कौन है, दिस इज माइक्रोफिलामेंट। यही एक्टिन है जो खींचेगा। समझ में आ गया, ये क्या है, दिस इज एक्टिन जो खींचेगा। जो साइटोस्केलेटन में हमने पढ़ा था ना, साइटोस्केलेटन 3 चीजों से बना होता है। पहला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसमें केवल एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल था, और वो कौन था, माइक्रोफिलामेंट। उसको यहां यूज कर लेते हैं, खींचेंगे। अब जब हम इसको खींचेंगे तो देखो जरा ये कैसा बनेगा। इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या बन जाएगा, यहां पर फरो बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, अंदर की तरफ हम खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, इसे खींच रहे हैं। ये माइक्रोफिलामेंट क्या कर रहे हैं, उसको इस तरीके से खींच रहे हैं। खींचने की वजह से आप मुझे बताओ, ये जो खींच रहे हैं, इस खींचने को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रिक्शन। इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या डेवलप होगा, फरो। क्या डेवलप होगा, फरो। तो इसीलिए एनिमल सेल में आप मुझे बताओ जरा, जो साइटोकाइनेसिस होती है वो कैसे होगी, बाय कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। कैसे हो जाएगी, बाय कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। और यहां पर आप देखो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये मान लो मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ये न्यूक्लियस बना दिया, और ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे, और ऐसे जुड़ के फाइनली क्या हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग हम बना देते हैं। बीच में सेल जंक्शन होते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए हम बना देते हैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये देखो जरा, क्लियर हो गया। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना क्लियर हो गया। सभी को खींच के ऐसा कर दिया। अब यहां पर देखो, क्या इसको खींच सकता हूं मैं, बताओ जरा, नहीं खींच सकता। तो क्या करूं, दीवार खड़ी कर दूं। आपने कभी लेंटर डलते हुए देखा है,
कभी आपने छत बनते हुए देखा है? वो उसमें क्या करते हैं, पहले मेटल का फ्रेमवर्क बनाते हैं और फिर क्या करते जाते हैं, उसके ऊपर लाके ऐसे कंक्रीट डालते जाते हैं। अरे डालते हैं कि नहीं डालते? पहले क्या करते, पूरा बढ़िया से ऐसे फ्रेमवर्क बनाया। देखा है कि नहीं देखा? अरे ऐसा देखा होगा। ये देखो जरा, ये देखो जरा, आपने इस तरीके से देखा होगा रूफ फॉर्मेशन। ये तो लगता है फॉरेन में चलेगा, इन इंडिया भी डालना पड़ेगा। इमोशनल हो जाते हैं भैया हम इंडियंस हैं। गूगल वाले कहां ले जाते हैं? रूफ फॉर्मेशन, अरे भाई बाय कंक्रीट। अब मिल गया। ये देखो जरा, इस तरीके से मेटल का फ्रेमवर्क बनाते कि नहीं बनाते? कितनी चीजें डालनी पड़ती, देखो कैसे मजे लेते हैं गूगल वाले भी अपने, है ना? तो आप मुझे बताओ इस तरीके से क्या करना पड़ता है। आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या करते हैं, पहले हम ऐसे फ्रेमवर्क बनाते हैं, पूरा का पूरा बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, बनाने के बाद में फिर आप मुझे बताना, ये बना दिया बढ़िया से, क्या बना दिया, फ्रेमवर्क बना दिया, दिखाई दे रहा है। अब इस फ्रेमवर्क के ऊपर देखो क्या करता जा रहा है, कंक्रीट डालता जा रहा है। क्या करता जा रहा है, कंक्रीट डालता जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या बनती है, आप मुझे बताओ, सेल वॉल। क्या बनती है, बिल्कुल इसी तरीके से सेल वॉल बनती है। समझ में आ गया, क्या बनती है, सेल वॉल। तो अब सेल वॉल बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले फ्रेमवर्क चाहिए। और ये फ्रेमवर्क कौन बनाएगा, माइक्रोफिलामेंट। यहां आ गए तो माइक्रोफिलामेंट का एक और भाई था, याद करो, माइक्रोट्यूब्यूल। कौन था आप मुझे बताओ, माइक्रोट्यूब्यूल। तीन चीजों से बना था ना, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो एक हमने माइक्रोफिलामेंट को यूज कर लिया, अब हम किसको यूज करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स को। किसको यूज करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स को। ये देखो जरा, ये इस तरीके से यूज कर रहे हैं। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे बिल्कुल बनाते। अरे सभी ने बनते हुए देखा होगा, नहीं देखा तो क्या किया है तुमने अभी तक अपने जीवन में, ससुराल का सिमर देखने के अलावा। तो बन गया, बताओ जरा जल्दी से। ये देखो, सेव इमेज। तो बताओ बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बोलो जल्दी से। तो यहां पर आप देखना, चलो यहां पर मैं एक मैं डाल ही देता हूं, यहां पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। कहां है इमेज। तो क्या सिखाया आज बायो की क्लास में, छत बनाना, मजदूरी करना, यही बोलोगे। आज क्या सिखाया क्लास में, बायो की क्लास में, मजदूरी करना। क्या सिखाया आप मुझे बताओ, ये देखो मजदूरी करना, है ना। और एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जल्दी से। हो गया। तो ये फ्रेमवर्क, ये देखो, ये जो फ्रेमवर्क यहां पर बना हुआ है, ये सेल वॉल बनाने के लिए हम किसका फ्रेमवर्क बनाएंगे, बोलो जल्दी से, माइक्रोट्यूब्यूल का। किसका फ्रेमवर्क बनाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल का। बन जाएगा सभी को अच्छे से। तो यहां पर हम माइक्रोट्यूब्यूल का क्या बना देते हैं, फ्रेमवर्क। क्या बना देते हैं, फ्रेमवर्क। चलो ये बना देता हूं। और इसमें हमने क्या किया था, बाहर से अंदर की तरफ बनाया था ना, तो यहां पर हम बना देते हैं अंदर से बाहर की तरफ। प्लांट एनिमल से उल्टे होते हैं ना, तो बाहर से अंदर की तरफ बना देते हैं, कि अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। ये हम बना रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ, इस तरीके से ये डिपॉजिट करते जा रहे हैं। ये अंदर से बाहर की तरफ हम क्या करते जा रहे हैं, ऐसे डिपॉजिट करते जा रहे हैं। या चलो थोड़े थोड़े डिपॉजिट कर देते हैं, थोड़े थोड़े से डिपॉजिट करते हैं। यहां पर और डिपॉजिट कर देते हैं। ये डिपॉजिट कर दिया। अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या होगा, अंदर से एक गोल्गी बॉडी जैसा कुछ होता है। गोल्गी बॉडी क्या करेगा, यहां पर वो पैक्टेट जो मटेरियल है, उस पैक्टेट मटेरियल को क्या कर देगा, यहां पर ऐसे डिपॉजिट कर देगा। क्लियर है, क्या कर देगा, ऐसे डिपॉजिट कर देगा। तो ये जो दीवार बन रही है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बन रही है ना, तो इसी को हम बोल देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट।
क्या बोल देते हैं इसको, फ्रैग्मोप्लास्ट। समझ में आ गया, क्या बोल देते हैं इसको, फ्रैग्मोप्लास्ट। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर से बता दूंगा पूरा का पूरा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, साइटोकाइनेसिस के ऊपर सालों हो गए क्वेश्चन नहीं आया, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस साल क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ गया, तो इसीलिए कोई भी डाउट है फिर से बता दूंगा, नहीं आया समझ में फिर से देखो, सब देखो, फिर से बना के बताता हूं पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा देखो। समझ में आ गया, पूरा का पूरा देखो, पूरा का पूरा बना के बताता हूं, ध्यान से देखो, ठीक है, बिल्कुल जीरो से बताता हूं, अच्छे से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने आपसे क्या बोला, जब समझो तो ऐसे समझो कि अभी सदियां पड़ी हैं, और जब रिवाइज करो तो ऐसे रिवाइज करो कि बस अभी थोड़ी देर बाद एग्जाम है। क्लियर हो गया, ये मैंने बना दिया। ये क्या है बताओ जरा जल्दी से, खींच रहा है इस तरीके से, ये क्या कर रहा है, खींच रहा है इस तरीके से, बन जाएगा, ठीक है। ये किस तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ, तो इसको हम कौन सा ऑर्डर बोलेंगे, सेंट्रीपिटल ऑर्डर। बताओ कौन सा ऑर्डर बोलेंगे, सेंट्रीपिटल। कौन सा बोलेंगे, सेंट्रीपिटल ऑर्डर। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ यहां पर हम किस तरफ बना रहे हैं, सेंटर से दूर की तरफ। कहां बना रहे हैं हम, सेंटर से दूर की तरफ। ये सेंटर में बना दिया और यहां पर अब सेंटर से दूर की तरफ बनाते जा रहे हैं, तो ये कौन सा कहलाएगा बताओ जल्दी से। एग्जाम में 100% भूलोगे, याद रखना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एग्जामिनर को मालूम है, तो इसीलिए एनिमल का याद रखना, खुद का याद रखना, और प्लांट का उसका उल्टा कर देना। तो यहां पर आप मुझे बताओ कौन से ऑर्डर में जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। तो यहां पर हम कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा ऑर्डर बोल देंगे, बोलो जल्दी से, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। कौन सा बोल देंगे, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। इसको बोल देंगे सेंट्रीपिटल ऑर्डर। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, इसी को बना लेता हूं, रुको, इसी को ऐसे बना देता हूं यहां पर, ठीक है, ये बना दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे यहां पर हम कंस्ट्रिक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये खींचेगा ना, तो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आप मुझे बताओ क्या बनेगा, फरो। क्या डेवलप हो जाएगा, फरो। क्या डेवलप हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, फरो डेवलप हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्या डेवलप हो जाएगा, फरो। क्या डेवलप हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, फरो। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। अब आ गया सभी को समझ में, बताओ तो यहां पर क्या क्या हुआ, बताना जरा जल्दी से। यहां पर हुआ कंस्ट्रिक्शन, उस कंस्ट्रिक्शन की वजह से आप मुझे बताओ जरा क्या डेवलप हो गया, फरो। फरो मतलब गड्ढा, फरो का मतलब क्या हो जाएगा, गड्ढा। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, बाय कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। बाय कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन बन जाएगा, पूरा क्लियर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। आ जाओ इस तरीके से, ये अलग अलग कर दिया हमने, फाइनली ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर। अभी हम बिल्कुल दूर दूर कर देते हैं, क्योंकि अभी हमको पढ़ना क्या है, अभी हमको पढ़ना केवल ये है, ठीक है। ये बना दिया, तो इस तरीके से क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। अब प्लांट सेल में आ जाओ। अब प्लांट सेल में यहां पर अंदर से भर भर के मटेरियल डिपॉजिट होगा। जैसे देखो ये मटेरियल यहां पर डिपॉजिट होता जा रहा है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी सी फ्रेगमेंट में वॉल बनती जा रही है। फ्रेगमेंट में क्या बनती जा रही है, दीवार बनती जा रही है। इसी तरीके से फ्रेगमेंट में दीवार बनेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे उसको, फ्रेगमोप्लास्ट। बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर ये दीवार बनती जाएगी इस तरीके से, और ये कहलाएगी सेल प्लेट फॉर्मेशन। यही आगे जाके मिडिल लैमिला में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या होता है मिडिल लैमिला, अभी मैं आपको बताता हूं। तो आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमोप्लास्ट। और इसकी वजह से एक पूरी प्लेट बन गई। इसकी वजह से क्या बन गई, एक प्लेट बन गई। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल प्लेट। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, सेल प्लेट। क्लियर हो गया। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सेल प्लेट। लेकिन छोटा सा पार्ट, आप मुझे बताओ छोटा सा पार्ट। अब जैसे वो फ्रेमवर्क बना दिया तो एक प्लेट बन गई ना, अब ये छोटा सा पार्ट क्या कहलाएगा, फ्रेगमोप्लास्ट। यही फ्रेगमोप्लास्ट आगे जाके क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू मिडिल लैमिला। अभी बना के बताता हूं। अब यहां पर कौन आया था मुझे बताओ, सबसे पहले सेंट्रीपिटल ऑर्डर, कंस्ट्रिक्शन, फरो फॉर्मेशन। और यहां पर कौन आया था मुझे बताओ जरा, माइक्रोफिलामेंट। कौन यूज हुआ था, माइक्रोफिलामेंट। यहां पर आप मुझे बताओ कौन यूज हुआ है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट की माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। कौन यूज हुए, माइक्रोट्यूब्यूल्स। समझ में आ गया, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर, सेल प्लेट फॉर्मेशन, माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज हुए।
तो ये पूरा क्लियर हो गया। यहां पर आप समझ लो ये किसका है, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। बताओ ये किस में हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। अच्छे से आप लिख लेना, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स बन जाएगा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। पूरा क्लियर हो गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब आप मुझे बताओ यदि हम इनमें डिफरेंस लिखना चाहें, यदि हम डिफरेंस लिखना चाहें साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स और एनिमल में साइटोकाइनेसिस, क्या ऐसे लिख लें, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। और आप मुझे बताओ दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। किसकी बात कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। क्लियर हो गया। तो अब आप मुझे बताना साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन, कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। क्लियर है। यहां पर क्या हुआ था आप मुझे बताओ, सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्लियर हुआ। फिर आप मुझे बताओ यहां पर कौन से ऑर्डर में हुआ था, सेंट्रीपीटल ऑर्डर, सेंट्रीपीटल ऑर्डर। यहां पर कौन सा ऑर्डर था आप मुझे बताओ, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। यहां पर आप मुझे बताओ किसको यूज हुआ था, माइक्रोफिलामेंट। यहां पर कौन यूज हुए थे, माइक्रोफिलामेंट्स। यहां पर कौन यूज हुए थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। कौन यूज हुए थे, जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां पर यूज हुए थे माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बन जाएगा इन तीन से बाहर कभी कोई चौथा क्वेश्चन नहीं आ सकता, याद रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी फालतू की सारी चीजें पढ़ लो, ये 3 पॉइंट छोड़ दोगे, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। चलो अब आप देखना, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको सेल प्लेट एक बार अच्छे से बना के बताता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिडिल लैमिला कैसा क्या होता है, सब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो लैमिला का मतलब होता है लेयर, लैमिला का मतलब क्या होता है, लेयर। आप ऐसे समझना, ये मैंने बना दी, दिस इज सेल वॉल। क्या बना दी मैंने, सेल वॉल। क्लियर है। या चलो और बेसिक से बता देता हूं, एक प्लांट सेल ये है, दूसरा प्लांट सेल ये है, इन दोनों को चिपकाने के लिए बीच में एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लैमिला। इसको हम क्या बोल देते हैं, मिडिल लैमिला। इन दोनों के बीच में जो एक लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिला। बात समझ में आ गया, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिला। तो बन जाएगा, बताओ जरा, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिला। देखो लैमिला का मतलब क्या होता है, लेयर, मिडिल लैमिला। हम किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला का मतलब जल्दी से आप मुझे बताओ, लैमिला का मतलब क्या हो जाएगा, लेयर। और ये बनी किसकी होती है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टेट। आपको मालूम है जैसे कोई भी, जैसे आपने फ्रूट देखा राइप हो जाता है, तो उस समय यही जो होती है ना, ये डिसॉल्व हो जाती है। जब डिसॉल्व हो जाती है तो कैसे हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। पहले आप देखो आम कच्चा आता है तो कितना कड़ा होता है, लेकिन फिर कैसा हो जाता है, सॉफ्ट होने लगता है। क्यों सॉफ्ट होने लगता है, क्योंकि ये जो उसको सेल टू सेल जोड़ने वाली लेयर है ना, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, ये टूटना शुरू हो जाती है। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिला। इसको हम क्या बोल देंगे, मिडिल लैमिला। क्लियर हो गया। तो इसको बनाने का काम कौन करता है, आप मुझे बताओ जरा। वही जो सेल प्लेट बनी थी वो इसको बना देगी। अब कैसे, वो पूरा रिलेशन देखो आप, एक सेल से मैं सारी चीजें आपको बना के बताता हूं। सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस हम देखते जाते हैं कैसे मिडिल लैमिला बनेगा। क्लियर है। पहले मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां पर न्यूक्लियस बना देता हूं। चलो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप मुझे बताना, इस जगह पर हमने क्या बना दिया था, वही हम फ्रैग्मोप्लास्ट बना देते हैं। फ्रैग्मोप्लास्ट बना दे।
फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमो का मतलब फ्रेगमेंट, प्लास्ट का मतलब ये जो लेयर बन रही है इसको हम क्या बोल देंगे, प्लास्ट। क्लियर हो गया? बना दूं यहां पर, ये देखो इस तरीके से डिपॉजिट होने लगा। क्लियर है? ये डिपॉजिट हो गया। अब क्या हो जाएगा यहां पर आप देखना इस तरीके से, अब मुझे बताओ ये क्या हो गया, पूरे में से डिपॉजिट हो गया। ये क्या हो गया आप मुझे बताओ, इस तरीके से डिपॉजिट हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या होगा आप जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट काम इसके बाद में ये होगा कि यहां पर अब सेल वॉल बनना शुरू होगी। क्या होगी यहां पर, अब सेल वॉल बनना शुरू होगी इस तरीके से। ये अंदर की तरफ अब क्या बनाना शुरू करेंगे, सेल वॉल, और बीच में ऐसे कनेक्शन थोड़ा सा छोड़ देते हैं। आपको मालूम है प्लांट्स के बीच के कनेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, द कनेक्शन बिटवीन प्लांट सेल्स आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। अरे भाई क्यों टेढ़ा जा रहा है, इसको बोल देंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे बताओ जरा जल्दी से। यहां पर मैंने इस तरीके से इसको ये कर दिया, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम प्लाज्मोडेस्मेटा। चलो अब सेल मेम्ब्रेन भी बना के बता देता हूं, सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से होती है। ये देखो इस सेल मेम्ब्रेन यहां पर बनी हुई है, ये सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से हो गई। क्लियर हो गया? अब सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे बनना शुरू हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन भी क्या होगी, बनना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया? सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी, सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? अरे सभी को समझ में आया कि नहीं आया? और फाइनली आप मुझे बताओ सारी की सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली बन जाएंगी और ये कनेक्शन भी बीच में बन जाएगा। ये देखो जरा, दिस इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये इस तरीके से ये मैच्योर सेल बन गया। क्लियर हो गया? ये बन गया मैच्योर सेल। इस तरीके से यहां पर सारी चीजें फॉर्म होती हैं। ये प्लाज्मोडेस्मेटा बन गया, ये क्या बन गया, प्लाज्मोडेस्मेटा बन गया। तो देखो इसने सेल वॉल भी बना ली अंदर, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना ली। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से फाइनली जो है वो सेल बन जाता है। पी फॉर प्लाज्मोडेस्मेटा, पी फॉर प्लांट्स। तो ये क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म का कनेक्शन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। बताओ, दिस इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन एंड दिस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ इस लेयर का एक और नाम होता है फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट, दिस फ्रैग्मोप्लास्ट विल कन्वर्ट इनटू मिडिल लैमिला। यही किसमें कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके, मिडिल लैमिला में। बात समझ में आ गया? किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मिडिल लैमिला में। अरे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? एक सेल से दूसरा सेल बनता है, इस तरीके से बनता है। पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी, पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अब कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्यों मैंने इतना टाइम देके साइटोकाइनेसिस को पढ़ाया, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल साइटोकाइनेसिस से क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गया? इसीलिए इसको डायग्राम को बनाओ, इसको देख लो। कोई यदि डाउट आपको आ रहा है तो पूछ लो, इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो लिख दो। पहले अच्छे से सोच लो, मैं कल फिर से बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से पूरा समझा दूंगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो इसीलिए कोई डाउट है सोच लो अच्छे से और पूछ लेना, सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, कैसे कैसे होता है। क्लियर हो गया? सब आपको बता देंगे। डन डन। तो अब साइटोकाइनेसिस जो एनसीईआरटी में है वो पढ़ ले, जो एनसीईआरटी में साइटोकाइनेसिस है वो पढ़ ले और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ ले। क्लियर है? चलो एनसीईआरटी में साइटोकाइनेसिस है उसको पढ़ लेते हैं एक बार, देखें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cell by the separation of cytoplasm। एक बच्चा बोल रहा था सर आप एनसीईआरटी बहुत तेज कराते हो। बेटा तेज ही करना है, आराम से करोगे ना उलझ के रह जाओगे, एनसीईआरटी के ट्रैप में फंस जाओगे। समझ में आ गया? वह वैसे ही करा रहा हूं जैसे आपको आपकी रिक्वायरमेंट है।
क्लियर है? आप मुझे बताओ, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। सबको मालूम है कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होती है, एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मिल गया? कैसे होता है आप मुझे बताओ जरा, फरो। और ये फरो कैसे डेवलप हुआ था? ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन। तो बताओ फरो कैसे डेवलप हुआ था? डेवलप ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन। बताओ जल्दी से, कैसे डेवलप हुआ था? डेवलप्ड ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन। क्लियर हुआ? कैसे डेवलप हुआ था? ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन। द फरो ग्रेजुअली डीपेंस, और अंदर तक जाता जाता है, एंड अल्टीमेटली ज्वाइंस द सेंटर। किसको ज्वाइन कर रहा है? सेंटर। तो आप मुझे बताओ किसकी तरफ जा रहा है? सेंटर की तरफ। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल ऑर्डर। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल। तो प्लांट में अलग तरीके से करेंगे। Therefore, they undergo cytokinesis by different mechanism. In plant cell, wall formation starts in the center. याद रखना कहां से स्टार्ट हो रहा है? In the center. और कहां पर जा रहा है? ग्रोथ आउटवर्ड। देखो एनसीईआरटी ने दे दिया है, क्या बोल रहा है? दिस इज सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। तो बताओ ये कौन सा ऑर्डर कहलाएगा? दिस इज सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर कहलाएगा? दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंटर से दूर, सेंटर से दूर। क्लियर है? Outward to meet the existing lateral wall. The formation of new wall begins with the formation of simple precursor called cell plate. Precursor मतलब उसका पहले वाला, जस्ट पहले वाला। जैसे अभी आप डॉक्टर के प्रिकर्सर हो, समझ में आ गया? अभी आप क्या हो? डॉक्टर बनने के प्रिकर्सर हो। सेल प्लेट मैंने आपको लिखवा दिया था। सेल प्लेट क्यों बोलते हैं भैया? ऐसे प्लेट ही बनेगी, जब उसके ऊपर मटेरियल डालते जाएंगे तो प्लेट ही बनेगा। That represent the middle lamella. देखो आ गया ना? that represent the middle lamella। मिल गया कि नहीं मिल गया? इसीलिए आपको ये बताया है। Between the wall of two adjacent cell at the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid get distributed between the two daughter cell। बराबर बराबर बांट लो। तो आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आ जाओ। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या हो जाता है? डिवीजन। In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis। मतलब karyokinesis तो हो गई। जैसे आप देखना यहां पर मान लो मैं बात कर रहा हूं इस तरीके से, आप देखना ये मान लो मैंने क्या बना दिया यहां पर, ये देखो ये karyokinesis हो गई। इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? इसके अंदर मान लो न्यूक्लियस भी कितने हमने बना दिए? 2 न्यूक्लियस है। ये मैंने बना दिया 2 न्यूक्लियस है। क्लियर हो गया? अब साइटोकाइनेसिस नहीं होती। आप देखो इसके अंदर यूजुअली क्या होना चाहिए? इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती, बट साइटोकाइनेसिस क्या हो जाएगा? नहीं होगी। जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी और फिर से कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा वो देखो जरा। देखो फिर से न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो आप मुझे बताओ जरा, 2 की जगह कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 4। भाई इससे भी 2 बन जाएंगे, इससे बगल वाले से भी 2 बन जाएंगे। तो आप मुझे बताना जरा न्यूक्लियस कितने हो गए? 4। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस डज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम। क्लियर है? इससे क्या बन जाता है? सिंसाइटियम। ऐसा ही टैपिटम में भी होता है। नहीं मालूम? आगे आएगा टैपिटम क्या होता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बताओ जरा क्या लिखेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसमें हम लिखेंगे साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय, साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय, सॉरी कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बन जाएगा लीड्स टू मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इसको हम क्या बोलेंगे? लीड्स टू, देखो मल्टी न्यूक्लियस आ गए कि नहीं आ गए? लीड्स टू मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्लियर है? इसको हम क्या बोल देते हैं? सिंसाइटियम। क्या बोल देते हैं इसको? सिंसाइटियम। अरे भाई पहले एक बार डिवीजन हुआ तो ये हो गया, अब इन दोनों को अलग अलग करना है जिससे फिर डिवाइड कर सके, लेकिन अलग अलग ना करके इनको फिर डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? क्या कर दिया? इनको फिर से डिवाइड कर दिया तो और न्यूक्लियस बनते जाएंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंसाइटियम। अब आप आगे आ जाओ। ये देखो एनाफेज अलग अलग हो गए। आप देखना इनके जो आर्म है, आप केवल इनके आर्म देखो, कहां है इनके आर्म? दूर की तरफ है। और इनके सेंट्रोमेयर देखो किस तरफ है? सेंट्रोमेयर इनके पोल की तरफ है। कहां पर इनके सेंट्रोमेयर? पोल की तरफ है। बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ 2 न्यूक्लियस, टीलोफेज। और यहां पर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस हो गया। नाउ इट इज रेडी फॉर अनदर डिवीजन। नाउ इट इज रेडी फॉर अनदर डिवीजन। ये दूसरे डिवीजन के लिए क्या है? अब तैयार है। समझ में आ गया? बन जाएगा
पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आ जाओ। ये एनसीईआरटी से पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसमें दिमाग का दही कर रखा है। कैसे कर रखा है? खुद कुछ बोल रहा है, फिर खुद कुछ बोल रहा है, अपनी बात को ही काट रहा है। समझ में आ गया? पहले बोल रहा है अभी सुबह है, बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो सुबह नहीं है, अभी तो रात है। हाउएवर नाउ इट इज नाइट। समझ में आ गया? इस तरीके से वो बोल रहा है। तो चलो देख ले माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? सेम। समझ में आ गया? यदि मान लो एक सेल है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो उससे यदि 2 सेल बन रहे हैं तो उनके अंदर भी कितने होंगे? 46। कितने हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? उनके अंदर भी कितने हो जाएंगे? 46। सो दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। बताओ जरा, दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर हो गया? दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। सभी को समझ में आ गया? दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा ये? इक्वेशनल डिवीजन। सभी को क्लियर हो गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलो जल्दी से। हो गया? बिल्कुल बराबर है, बराबर है। इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल ओनली। देखो मजे लेगा अब आपके। इज रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल ओनली। ओनली भी लगा दिया, ओनली भी लगा दिया, और फिर देखो फिर झूठ बोल देगा। यदि ये स्टेटमेंट आ गया तो ये स्टेटमेंट सही होगा। फिर लिख देगा हाउएवर, लेकिन in some lower plants and in some social insects haploid cell also divide by mitosis। बोल रहा है कि देखो क्या बोल रहा है, देखो गलत बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। केवल इसने बोल दिया केवल माइटोसिस किस में होती है? डिप्लॉइड में, लेकिन कुछ हैप्लॉइड में भी होती है। तो भैया ये मत बोलता ना कि केवल होती है, ये बोलता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस माइटोसिस अकर्स इन द डिप्लॉइड सेल, बट इन सम केसेस इट आल्सो अकर्स इन द हैप्लॉइड। ये सही होता, बट बेचारों को इंग्लिश नहीं आती, अपन क्या कर सकते हैं। समझ में आ गया एनसीईआरटी वालों को? ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। हाउएवर सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। सोशल इंसेक्ट का मतलब आपको मालूम है क्या? हनी बी। समझ में आ गया किसकी बात कर रहे हैं? हनी बी। अरे एक्चुअल हनी बी, वो डंक मारने वाली, वो वाली हनी नहीं। समझ में आ गया? ये वाली हनी फच डंक मारे और ऐसे लगता ही नहीं लगता, तो वो वाली हनी बी। हो गया? डिवाइडेड बाय माइटोसिस। इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट? बता दूं क्या? वैसे तो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। हैप्लॉइड इंसेक्ट जो मेल हनी बी होते हैं वो होते हैं, डिप्लॉइड इंसेक्ट जो फीमेल हनी बी होती है वो होती है। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक। याद रखना इसमें कैसे होते हैं? आइडेंटिकल। क्लियर है? आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? अब आगे आ जाओ। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। कौन इसका मतलब बताएगा? अरे भैया मुझे बताओ, एक जायगोट से पूरे के पूरे आप इतने 60-70 किलो के इंसान बन गए, किसकी वजह से? इस माइटोसिस का शुक्रिया अदा करो, वरना एक होते कहीं पर ऐसे गिरे रहते, कहीं पर भी पड़े रहते। बताओ जरा, एक होते केवल क्या? जायगोट। तो ये क्लियर हो गया। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था ना, रशिया में क्या हुआ था? रशिया में 90s में उसके 13-14 टुकड़े हो गए थे। क्यों? इतना बड़ा था कि एग्जिस्टिंग एक गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसी तरीके से जब साइटोप्लाज्म बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस फेल टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इट विल इंटर्स इनटू द एम फेज टू रिस्टोर द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। समझ में आ गया? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को क्या करने के लिए? रिस्टोर करने के लिए। क्लियर है? तो इस पॉइंट को हम अच्छे से समझते समझो। देखो जैसे मान लो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये छोटू सा सेल है, ये छोटा सा सेल है ना? यहां पर आप मुझे बताना अब ये क्या हो गया? ये बड़ा सा सेल हो गया। क्लियर है? क्या हो गया? बड़ा सा सेल हो गया, लेकिन न्यूक्लियस तो उतना ही है भैया। यहां पर आप देखो ये न्यूक्लियस इतना है, अब यहां पर देखो न्यूक्लियस इतना है। क्लियर है? अभी आप देखना, अभी साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ये है। क्लियर है? ये साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ये है। अब देखो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इतना सारा है। तो अब आप मुझे बताओ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस, क्योंकि देखो न्यूक्लियस ही एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वैसे न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और आप मुझे बताओ यदि गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर पाए तो देश के क्या हो जाएंगे? टुकड़े।
क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ, डेज के टुकड़े। तो यहां पर आप मुझे बताना, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। बताओ इसको मैं क्या बोल दूं, दिस इज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोल दूं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अगेन आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसको मैं क्या बोल दूं, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया। तो यहां पर हम लिख ले एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस कैन इजीली कंट्रोल activity of साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप मुझे बताना, ड्यू टू सेल ग्रोथ इन इंटरफेस, ड्यू टू सेल ग्रोथ इन इंटरफेस, बताओ जरा जल्दी से, ड्यू टू सेल ग्रोथ इन इंटरफेस क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस इन, बताओ जरा, या फिर हम क्या बोले, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या बोल दे और आसानी से लिख लेते हैं, इंटरफेस देयर इज एन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया। सो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस failed to control activity of साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया। तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर यदि हमको इसको रिस्टोर करना है, टू रिस्टोर, बताओ जरा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म रेशियो, इसी को कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी बोल देते हैं, रेशियो सेल इंटर्स इनटू सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल इंटर्स इनटू डिवीजन फेज। डिवीजन फेज का मतलब एम फेज, बंटवारा। यदि देखो यदि सरकार पूरे देश को कंट्रोल कर पा रही है, कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि देश बहुत बड़ा हो गया और कंट्रोल नहीं कर पाई, जैसे आप देखो, आपने यदि नाम सुना चेंगिस खान का, यदि आपने नाम सुना अलेक्जेंडर का, इनका एम्पायर बहुत बड़ा था। यदि आपने नाम सुना रोमन एम्पायर का, बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे, ये टूट गए। क्यों? क्योंकि बहुत दूर थे और इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जैसे आप मुझे बताओ, अफगानिस्तान इंडिया से बहुत पहले अलग हो गया। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। समझ में आ गया। इसी तरीके से चेंगिस खान देखो, पूरे उसने चाइना पे, मंगोलिया पे, सब पे उसने कब्जा किया हुआ था। लेकिन वो सब क्या हो गया, जैसे उसके बाद उसके बेटे की जब डेथ हो गई, पोते की डेथ हो गई, उसके बाद पूरा का पूरा जो उसका एम्पायर था वो कई सारे टुकड़ों में टूट गया। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आप मुझे बताओ, जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? डिवीजन। आप इस तरीके से समझो और छोड़ो। मान लो आपके घर में आपके फादर की चलती है और वो बढ़िया से कंट्रोल करते हैं। आप देखना जरा, पुराने घरों में आप देखना, दादाजी की चला करती थी, भैया दद्दू की चल रही है, दादाजी घर के बॉस है, तो सब बिल्कुल मिलके रहते थे, डर के रहते थे। आप देखना जरा, आपके पिताजी के पिताजी को आप देखना जरा। और अब आप मुझे बताओ, अब की चलती नहीं है तो क्या हो जाता है? डिवीजन। क्या हो जाता है? डिवीजन। बात समझ में आ गया? नहीं, हमारे घर में तो हमारे हिसाब से चलेगी। पापा बोल रहे हैं हमारे घर में हमारे हिसाब से चलेगी, चाचा बोल रहे हैं हमारे घर में हमारे हिसाब से चलेगी, बड़े पापा बोल रहे हैं हमारे घर में हमारे हिसाब से चलेगी। तो क्या होगा? डिवीजन। क्या होगा? डिवीजन। तो इन सभी चीजों को अपनी डेली लाइफ से जोड़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपको तगड़ा होता जाएगा। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट आस पास ही है। हर चीज को, अपनी पढ़ाई को देखो, जो अचीवर्स होते हैं ना, वो कुछ अलग नहीं पढ़ते, वो चीजों को अलग तरीके से पढ़ते हैं। याद रखना, अलग बुक। आप पूछते हो कितने घंटे पढ़ते थे, कितनी बुक्स पढ़ते थे, एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ ले, नहीं, उनके तरीके अलग होते थे। वो कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में चीजों से जुड़ते हैं। समझ में आ गया? जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, हर चीज में आपको फिजिक्स देखना चाहिए। हाँ, इसमें क्या फिजिक्स हो सकती है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हर चीज में कहां कहां केमिस्ट्री होना चाहिए। बायो पढ़ रहे हो, कहां कहां बायो होना चाहिए। तो हर चीज में उसको ढूंढना शुरू करो। आपके देखो कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग होते जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर अप्लाई करवाएगा आपसे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा।
तो बन जाएगा टू रिस्टोर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्मिक रेशियो, सेल इंटर्स इनटू डिवीजन फेज। किस में इंटर कर जाएगा? डिवीजन फेज में बन जाएगा। इसको लिख लो, कोई कंफ्यूजन बता दो। तो आप मुझे बताओ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर बन जाएगा। यहां पर देखो, ग्रोथ, सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन अ डिस्टर्बेंस इन द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? A very significant distribution of mitosis is repair. Growth, reproduction and repair बन जाएगा। Growth, reproduction and repair, the cells of the upper layer of epidermis, ये हमारी upper layer of epidermis, cells of lining of gut, अंदर की, पेट की अंदर की, कुछ भी खाते रहते हो ना तो वो भी टूटती रहती है, ठीक है। एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। याद रखना, इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आया है तो यहां से आपको 23 में क्वेश्चन मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। Mitotic division in the meristematic tissue, the apical and lateral cambium result in the continuous growth of plants throughout the life. अब देखो एपिकल, देखो एपिकल मतलब जो एपेक्स पे, टकले पर है, चाहे यदि आप मुझे बताओ शूट के एपेक्स पे हो जाए या रूट के एपेक्स पे हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम। जो साइड में आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। अब एक वर्ड आता है एक्सिलरी मेरिस्टेम, समझना जरा। एक्सिला का मतलब होता है अंडर आर्म। एक्सिला का मतलब क्या होता है? अंडर आर्म। ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, कंटेंट ऑफ एक्सिला। क्या पढ़ोगे? कंटेंट ऑफ एक्सिला, कैसे ग्रोथ होती है। सपोज करो ये जो मेरा इतना ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा एपिकल मेरिस्टेम है, यहां से लेके ऊपर वाला पार्ट क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। अब देखो ग्रोथ हो रही, ध्यान से देखना, ग्रोथ हो रही, ग्रोथ हो रही, ग्रोथ हो रही। अब क्या निकल रही? लीफ निकल रही, लीफ निकल रही, लीफ निकल रही, लीफ निकल गई, निकल गई लीफ। फिर से देखो, ग्रोथ हो रही, ग्रोथ हो रही, ग्रोथ हो रही, ग्रोथ हो रही, लीफ निकल रही, लीफ निकल रही, लीफ निकल गई। फिर से देखो, ग्रोथ हो रही, ग्रोथ हो रही, ग्रोथ हो रही, ग्रोथ हो रही, लीफ निकल गई। अब जब लीफ निकल जाती है तो यहां पर कुछ मेरिस्टेम बच जाता है इस एक्सिलरी रीजन में, और उसको हम बोल देते हैं एक्सिलरी मेरिस्टेम। क्या बोल देते हैं उसको? एक्सिलरी मेरिस्टेम। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? वो है क्या? एपिकल मेरिस्टेम का कोई पार्ट छूट गया और ऐसे जब ये निकला तो यहां रह गया। देखो ये पूरा क्या है? मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। अब ये बन रहा है, इससे लीफ बन गई और कुछ छूट गया, यहां पर कुछ छूट गया कि नहीं छूट गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जहां माइटोसिस होती है। तो आप मुझे बताओ माइटोसिस कहां कहां आएगा? ग्रोथ में आएगा, रिजनरेशन में आएगा, रिपेयर में आएगा, सब जगह आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर, हर जगह पर आप मुझे बताओ कौन आएगा? माइटोसिस। फिर से देखो, माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल ओनली, बट ये उसमें भी होता है। समझ में आ गया? माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल, बिल्कुल बन जाएगा। ग्रोथ एंड रिपेयर, इसका मेन फंक्शन क्या है मुझे बताओ जरा? ग्रोथ एंड रिपेयर बन जाएगा। ग्रोथ एंड रिपेयर, क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ मेजर रोल ऑफ माइटोसिस इज, क्लियर है? बोलो जल्दी से। रोल ऑफ माइटोसिस इज ग्रोथ एंड रिपेयर। लिख लूं यहां पर, ये आप नोट्स में लिखोगे। रोल ऑफ माइटोसिस, क्लियर है? पहला ग्रोथ, दूसरा रिपेयर। भाई चोट लग जाती है तो आप मुझे बताओ क्या कराएंगे? माइटोसिस ही कराएंगे, मियोसिस थोड़ी कराएंगे, वरना स्पर्म बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा घोटाला। क्लियर हो गया? मियोसिस से तो स्पर्म और ओवम बनते, यहां चोट लग गई और पता चले मियोसिस करा लिया तो क्या बन जाएगा? यहां पर स्पर्म ओवम बन जाएगा, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। तो आप मुझे बताओ ग्रोथ, और किस में? इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये लिखोगे आप नोट्स में, ऑर्गेनिज्म। रिपेयर, और तीसरा टू रीस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या बोलेंगे? टू रीस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? टू रीस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
टू रिस्टोर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। हो गया पूरा क्लियर? सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, बस इसको लिख लो, है ना। मैंने आपको डायग्राम के साथ बताया कि भाई छोटे से सेल में मेंटेन हो रहा था, बड़े से सेल में मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो क्या हो जाएगा? डिवीजन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस। क्लियर है? क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मियोसिस। तो आप मुझे बताओ, एक बार और लिखवा दूं आपको, इंटरफेज और एम फेज में डिफरेंस बताओ जरा, लिखवा दूं? यहां पर लिख देता हूं, इंटरफेज वर्सेस एम फेज। इंटरफेस वर्सेस एम फेज। क्लियर है? बताओ जरा, इसमें क्या होता है? ग्रोथ। इसमें क्या होता है? ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म। ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है। यहां पर आप मुझे बताओ, ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म एब्सेंट। ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म एब्सेंट। साइटोप्लाज्म का यहां साइज बड़ा नहीं होता, यहां तो अब टूट जाता है। इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है? प्रेजेंट। यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट। सीधे क्वेश्चन आएगा, याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन। बताओ एम फेज में कहीं पर देखा था क्या? एब्सेंट। फिर आरएनए सिंथेसिस। अब आप बोलोगे आरएनए क्यों? अरे भैया, प्रोटीन बनाना था हमको। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन किसमें बनते थे? जीवन में। उसके बाद फिर एम फेज के लिए प्रोटीन किसमें बनते थे? जी2 में। तो अब सभी के प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन किसमें बनते थे? आप मुझे बताओ जरा, एस में। तो तीनों प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? आरएनए। तो आरएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअसली चलती है, याद रखना, आरएनए सिंथेसिस प्रेजेंट। यहां पर आप मुझे बताओ, आरएनए सिंथेसिस एब्सेंट। आरएनए सिंथेसिस एब्सेंट बन जाएगा। पूरा क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि इस समय तो वो क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो जाते हैं। और जब क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो जाएंगे तो वो किसकी तरह वर्क करेंगे? वो डीएनए, वो सॉरी आरएनए नहीं बना पाएंगे। समझ में आ गया? अरे मैंने आपको, याद करो, मैंने आपको बढ़ाया था मैंने आपको क्रोमैटिन पढ़ाया था। हिस्टोन के चारों तरफ यदि रैप हो गया था तो उसको हमने क्या बोला था? ऐसे समझो, सब भूल जाओ, ऐसे समझो। मुझे बताना, आपको पतंग उड़ानी है, तो कौन सा धागा पतंग उड़ाने के काम आएगा? लूज वाला या टाइट वाला? लूज वाला या टाइट वाला? लूज वाला या टाइट वाला? कौन सा आएगा? लूज वाला। और जो लूज वाला है वही असली धागा है, क्योंकि वो पतंग उड़ाने के काम आ रहा है। तो इसी तरीके से वो क्रोमैटिन असली क्रोमैटिन है, क्योंकि वो आरएनए बना रहा है, तो उसको बोलेंगे यूक्रोमैटिन। और रैप वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हेट्रोक्रोमैटिन। क्या कहलाएगा? हेट्रोक्रोमैटिन। सभी को समझ में आया? क्या कहलाएगा? हेट्रोक्रोमैटिन। क्लियर हुआ? समझ में आया? लिखो इसको जल्दी से, और आगे समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। सब्र रखना। अब मियोसिस स्टार्ट कर दे। क्वेश्चंस अच्छे लगे? क्वेश्चंस में मजा आया? सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए? देखो मैंने आपको क्या बोला, साइटोकाइनेसिस को मैंने भरपूर टाइम दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल आपको साइटोकाइनेसिस से और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से आपको क्वेश्चन मिलेगा। समझ में आ गया? इसलिए मैं आराम से उसको टाइम दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। आप आराम से उसको सोच लो। कोई भी डाउट आ रहा है, कैसा भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो। आगे बढ़े? अब देखो, मियोसिस किसकी बात कर रहे हैं? मियोसिस। मियो का मतलब क्या होता है? हाफ। मियो का मतलब आप मुझे बताओ क्या होता है? हाफ। पूरा क्लियर हो गया? मियो का मतलब क्या होता है? हाफ। बन जाएगा? तो आप मुझे बताओ, इसको भी हम क्या बोल देते हैं? रिडक्शन डिवीजन। क्योंकि यदि मान लो पहले क्रोमोसोम का नंबर यदि 46 है, तो अब डॉटर सेल में नंबर कितना हो जाएगा? 23 तो हाफ हो गया ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मियोसिस। क्या बोलेंगे? मियोसिस। अब देखो कहां कहां हो सकता है। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, क्या? फादर बना दिए।
ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने बना दी मदर। ये मैंने क्या बना दी, जल्दी से आप मुझे बताओ, मैंने क्या बना दी यहां पर, मदर बना दी। ठीक है, क्या बना दी मैंने यहां पर, मदर बना दी। अब आप मुझे बताना, इसके हर सेल के अंदर 46, इसके भी हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। समझ में आ गया। अब ये भाई क्या बनाएगा आप मुझे बताओ जरा, स्पर्म। और आप मुझे बताओ ये क्या बनाएगी, ओवम। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। अब मुझे बताओ इस स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होना चाहिए। मान लो मैंने बोला 46, अभी अभी हमने माइटोसिस पढ़ा है, हम बोल देते हैं 46। कितने बोल दिया, 46। मुझे बताओ दोनों मिल गए 46, 46 कितने हो जाएंगे, 92। कितने हो जाएंगे, 92। और आप मुझे बताओ यदि 2 क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए तो इंसान से चिंपांजी बन जाते हैं, और यदि 46 क्रोमोसोम बढ़ गए तो पता चले ड्रैगन पैदा हो गया। समझ में आ गया, क्या हो गया, ड्रैगन पैदा हो गया। सोचो जरा, इमेजिन करो, पता चले कैसी खबरें आपको आ रही, बधाई हो ड्रैगन पैदा हुआ है। ठीक है, ड्रैगन ने पूरे हॉस्पिटल को जला दिया है, और जो है पूरा परिवार उसके ऊपर बैठ के जो है उड़ने गया हुआ है, हिमालय घूमने गया हुआ है। तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसी खबरें आए तो अच्छा नहीं है ना, है ना। तो आप मुझे बताओ हमको क्या करना है, इसको मेंटेन करना है। क्लियर है, तो हमको डायनासोर पैदा नहीं करना है भैया, हमको इंसान ही पैदा करना है, इंसान का बच्चा इंसान। तो यहां पर इसका नंबर कर दें 23, और इसका नंबर क्या कर दें 23, जिससे अब जब ये फ्यूज हो, ये बन गए जायगोट। तो बताओ जरा, इस जायगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होना चाहिए, 46। कितने होना चाहिए, 46, क्योंकि इसी जायगोट से आगे आप मुझे बताओ डिवीजन इंटू डिवीजन इंटू डिवीजन इंटू डिवीजन, मल्टीपल डिवीजन होंगे, और डिवीजन से क्या बन जाएगा, एक बच्चा बन जाएगा। ये बना देते हैं उसको, बच्चे को डॉक्टर भी बना देते हैं। ये हमने उसको स्टेथोस्कोप लगा दिया। क्या लगा दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्टेथोस्कोप लगा दिया। तो यहां पर इससे हमने ये बना दिया, इसमें मिलियंस इंटू मिलियंस इंटू मिलियंस कई सारे डिवीजन करा दिए, और इसके हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। 46 46 46 46, हर एक के अंदर कितने आप मुझे बताओ जरा, 46 प्रेजेंट है। तो यहां से यहां तक हम क्या कर रहे हैं, माइटोसिस। यहां से यहां तक हम क्या कर रहे हैं, माइटोसिस। क्लियर हो गया। बट यहां से यहां तक हम क्या कर रहे हैं, मियोसिस। और इससे ये बना है, इससे ये बना है, इससे क्या बना है आप मुझे बताओ जरा, इससे ये बना है कि नहीं बना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना, यदि ये मियोसिस नहीं होता तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाते, 92। तो यहां पर भी कितने हो जाते, 92। अब पता चले इसकी शादी होती तो अब कितने बच्चे पैदा होते, 92 92 हो जाते, और आप मुझे बताओ डबल हो जाते। फिर उनकी शादी होती और डबल हो जाते, तो पता चले आप मुझे बताओ जरा, कबाड़ा हो जाता। क्या स्पीसीज कांस्टेंट रह पाती, होमोसेपियन रह पाते, क्या नहीं रह पाते। तो इसका मतलब ये वो डिवीजन है, ध्यान से समझना, ये वो डिवीजन है जो क्या कर रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रख रहा है। देखो, हाफ कर दिया, यहां बराबर हो गया, हाफ कर दिया, यहां बराबर हो गया। अब जनरेशन बिल्कुल सही। अब आगे जब ये स्पर्म बनाएगा, हाफ कर देंगे, फिर जनरेशन सही चली जाएगी। तो आप मुझे बताओ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट करने का काम कौन कर रहा है, मियोसिस। दैट इज द बिगेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ यहां पर मैं क्या लिख दूं, बताना जरा जल्दी से, क्या बना दूं यहां पर, मियोसिस। क्या करा दूं यहां पर, मियोसिस। क्या करा दूं, फटाफट फटाफट आप मुझे बताना जरा, मियोसिस करा दूं यहां पर, मियोसिस। तो मियोसिस क्या कर रहा है, बताओ जरा जल्दी से, इट मेंटेन्स कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। समझ में आ गया। यदि ये नहीं होता, आप ऐसे समझो, यदि ये नहीं होता तो यहां क्या हो जाता, 46, यहां पर भी 46। बच्चे किससे बनते, 92 से। लेकिन ये हो गया। अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा, सपोज करो मियोसिस नहीं हो पाया, ना स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में, ना ही oogenesis के टाइम में। तो अब आप मुझे बताओ, वो बच्चा पैदा होगा, वो होमो सेपियंस होगा या होमो फ्यूचरलिस कुछ हो जाएगा।
समझ में आ गया, पता चले पंख निकल आए, एक्समैन यदि मूवी देखी है उस तरीके से निकल के आ गया, कुछ और बन गया, तो आप मुझे बताओ कुछ और ही होगा ना, वो ह्यूमन तो नहीं होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं, बोलो जल्दी से आगे बढ़ जाएं। चलो अब यहां पर हम वापस आ जाते हैं वही स्पर्म एंड ओवम में, फिर से आ जाते हैं क्योंकि ये मेन काम यहीं पर हो रहा है ना। ये देखो, ये मैं बना देता हूं, बहुत अच्छे से समझना। अब मान लो ये मैंने क्या बना दिए यहां पर, फादर ये बना दिए, ठीक है, ये बना दिए, थोड़े से ही बाल बचे हैं बस, ठीक है, थोड़े से आपने नोच लिए, थोड़े से बेचारे उनके ऑफिस वालों ने नोच लिए, ठीक है, और आप बोल भी देते हो आपने हमारे लिए किया ही क्या है, बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। ये बना दी मदर, ठीक है, क्या बना दी, मदर। अब आप मुझे बताना जरा, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46, इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम है, 46, क्लियर है। अब जब मियोसिस होगा, बहुत ध्यान से समझना, तो यहां से आप मुझे बताओ कितने क्रोमोसोम पास होंगे, 23। यहां से भी आप मुझे बताओ कितने क्रोमोसोम होंगे पास, 23। बहुत अच्छे से समझना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आधे से ज्यादा लोगों को क्लियर नहीं होता, क्लियर हो गया। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड बताने वाला हूं, अच्छे से समझना जरा, क्लियर है। कान के ढक्कन, दिमाग के ढक्कन सब खोल के रखना और सुनो। अब देखो यहां से 23 क्रोमोसोम आएंगे, अभी हमको एक्स वाई से मतलब नहीं, हमको तो इतना मालूम है 46 से 23 लाना है, बस काम खत्म, ठीक है। तो अब यहां से फादर से क्रोमोसोम आ गए, कितने आ गए, 23। और मैंने बोला सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, जितने क्रोमोसोम आ रहे हो सब के सब क्या हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ, सारे के सारे। जिसकी हाइट सबसे ज्यादा उसको मैंने बोला 1, जिसकी हाइट उससे कम उसको बोला 2, जिसकी हाइट उससे कम उसको बोला 3, जिसकी हाइट उससे कम उसको बोला 4, जिसकी हाइट उससे कम उसको बोला 5। इस तरीके से मैंने कितने अरेंज कर दिए, 23। तो पूरे फादर से आने वाले जो क्रोमोसोम है उनको मैं इस तरीके से क्या कर देता हूं, ऐसे अरेंज कर देता हूं, ये बना देता हूं, ये फादर से आए हुए क्रोमोसोम है, ये देखो जरा इस तरीके से ये बना दिए, ठीक है। ये फादर से आए हुए क्रोमोसोम है, समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। चलो इसको और बड़ा बना देते हैं, ऐसे देखो, ये फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है ना। अब आप मुझे बताओ क्या है, ये फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है, ये 1, मान लो इसको मैंने बना दिया दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, ये मैंने बना दिया मान लो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 3, और इस तरीके से सो ऑन मैंने क्या बना दिया, 23। कितने बना दिए जल्दी से आप मुझे बताओ, ये मैंने बना दिया दिस इज 23, ये बना दिया इस तरीके से। फादर से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 2, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, फादर से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 3, और इस तरीके से मैंने सो ऑन बना दिए। तो ये सभी क्रोमोसोम को मैं क्या बोल दूं, बोलो इसको बोल दूं पप्पा की तरफ से आए हुए पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1, पप्पा की तरफ से आए हुए क्रोमोसोम नंबर 2, पप्पा की तरफ से आए हुए क्रोमोसोम नंबर 3। तो पप्पा के लिए पैटर्नल बोल दूं। तो आप मुझे बताओ इसका नाम मैं क्या लिख दूं, बोलो जरा जल्दी से। दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1। बोलो क्या बोलूं इसको मैं, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1, क्या बोल दूं, बोलो जल्दी से। इसको मैं क्या बोलूंगा, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1। बताओ इसको मैं क्या बोल दूं फिर, बोलो जल्दी से, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 2। क्या बोल दूं इसको, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 2। इसको क्या बोल दूं आप मुझे बताना जरा, दिस इज कॉल्ड एज पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 3, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 3। क्लियर हो गया। अब ऐसे मम्मी की तरफ से आने वाले समझ में आ गया, उनको ही मैंने बोला सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, सबके सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, एक लाइन से सबके सब खड़े हो जाओ। जिसकी हाइट सबसे ज्यादा वो पहले, जिसकी हाइट उसके बाद वो, जिसकी हाइट उससे कम वो, उसके बाद जिसकी कम वो। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहां पर सबको हमने अरेंज कर दिया। ये क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ये मैंने बना दिया मदर की तरफ से आए हुए क्रोमोसोम, ये क्या बना दिए, मदर की तरफ से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1। ये मैंने बना दिया मदर की तरफ से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 2। ये बना दिया मैंने मदर की तरफ से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 3, और ये मैंने सो ऑन बना दिया इस तरीके से। ये मैं बना देता हूं बढ़िया से, ये हेयर स्टाइल निकाल देते हैं, ये बना दिया मैंने इस तरीके से, तो बन जाएगा। चलो आंख नाक भी बना देता हूं, नहीं तो पता चले गर्ल्स स्टूडेंट्स मैसेज करें सर गलत बात है ये, ठीक है, तो इसीलिए पहले ही बना देता हूं। अब आप मुझे बताओ जरा इसका नाम मैं क्या लिख दूं, बताना जरा। मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1, क्या लिख दूं इसको, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1। इसको क्या बोल दूं, बताना जरा जल्दी से, मैटरनल
क्रोमोसोम नंबर 2, इसको क्या बोल दूं, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 3। मम्मी की तरफ से आ रहा है ना, देखो मम्मी की तरफ से आ रहा है, नाना की तरफ से, मतलब समझ लो मम्मी की तरफ से आ रहा है, पप्पा की तरफ से आ रहा है। मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 3 क्या हो गया, दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 3। फिर से बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 333। समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर हो गया। 1 से लेके 23, 1 से लेके 23, 1 से लेके 23, 1 से लेके 23। अब इसके 1 को कंपेयर करते हैं, फिर 2 को कंपेयर करेंगे, फिर 3 को कंपेयर करेंगे, फिर 4 को कंपेयर करेंगे। तो पहले 1 को कंपेयर कर लेते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, 1 को कंपेयर करते हैं। कर ले कंपेयर, चलो कंपेयर करते हैं। यहां पर मैं बना देता हूं, दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1। भाई पप्पा की तरफ से आ रहा है, देखो जरा ये किसकी तरफ से आ रहा है, पप्पा की तरफ से आ रहा है। ये मैंने बना दिया पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर, दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1। क्लियर है। अब मैं क्या बना दूं इस तरफ, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1। बिल्कुल जब इनको कंपेयर किया तो पता चल रहा है यार इनकी हाइट तो बिल्कुल सेम है। समझ में आ गया, इनकी हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है। बात समझ में आ गया, चलो बना देते हैं। यहां पर इनकी हाइट क्या है, आप मुझे बताओ, बिल्कुल सेम है। ये बना दिया इस तरीके से। समझ में आ गया, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1। बताओ यहां पर लिख दूं, लिख भी देता हूं। इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1। पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1। आप मुझे बताओ इसको क्या बोल दूंगा, दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1। क्लियर हो गया। अब जब इन दोनों को कंपेयर किया गया, इनको भूल जाओ। सपोज करो कोई मेरे बगल में खड़ा हुआ है, उसकी हाइट बिल्कुल सेम है। उसकी हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप मुझे बताओ जरा, मेरे और उसके कंधे की हाइट बिल्कुल क्या होगी, सेम। मेरे उसके हेड की हाइट क्या होगी, बिल्कुल सेम। मेरे और उसके, आप मुझे बताओ, वेस्ट की कमर की हाइट क्या होगी, सेम। मेरे और उसके घुटने की हाइट क्या होगी, सेम। और आप मुझे बताओ जरा, मेरे और उसके हार्ट की हाइट क्या होगी, सेम। मान लो कोई मेरे बगल में खड़ा हुआ है, समझ में आ गया, कोई मेरे बगल में ऐसे खड़ा हुआ है, तो मेरे और उसके हार्ट की हाइट क्या होगी, सेम। अब मान लो कोई ऐसे एक तीर चला दिया जो मान लो मेरे दिल से ऐसे होते हुए जा रहा है, तो आप मुझे बताओ वो तीर यदि मेरे दिल से होते हुए जा रहा है तो बगल वाले के दिल से भी होते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा। और दिल में तीर तो तुम खूब चलाते हो, तो बताओ जरा जल्दी से, यदि ऐसे चला दिया तो वहां भी चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हाइट सेम होने की वजह से ऑर्गन्स की लोकेशन है सेम। ऑर्गन्स की लोकेशन क्या है, सेम। मान लो मेरे उसकी हाइट, आप ये समझो हार्ट का लेवल सेम, मेरे उसके लीवर का लेवल सेम। समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ, मेरे उसकी किडनीज का लेवल क्या हो गया, सेम। मेरे उसके, आप मुझे बताओ, ब्रेन का ये लेवल, ये वाला लेवल बोल रहा हूं, क्या हो गया, सेम। मेरे उसके आइस का लेवल क्या हो गया, सेम। ऐसा तो नहीं होगा उसकी आइस पीछे यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, बताओ जरा, ऐसा तो नहीं होगा। तो कैसा हो रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है। कैसा हो रहा है, सेम मिल रहा है। अब समझो, ये क्रोमोसोम है, इनकी हाइट है बिल्कुल सेम, इनकी हाइट है बिल्कुल सेम। इसमें जितने जीन है इसमें भी उतने ही जीन है, जितने जीन इसमें है उतने ही जीन इसमें। अब ये जीन क्या बला है, देखो मान लो मैं हूं पूरा का पूरा डीएनए, लेकिन आप समझना जरा, बोलने का काम इतना सा पार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ जरा जल्दी से। तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे डीएनए में इतना पार्ट काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज जीन। तो डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, जीन। क्लियर हो गया। डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बना रहा है क्या बोल देंगे, जीन। तो स्ट्रेच ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए विद सिंथेसाइज्ड आरएनए इज कॉल्ड एज जीन। जैसे समझो, मान लो ये मेरा डीएनए, ये पूरा का पूरा क्या है, डीएनए। अब इतना वाला पार्ट, केवल इतना सा पार्ट क्या बना रहा है, आरएनए, तो ये क्या कहलाएगा, जीन। इतना सा पार्ट आप मुझे बताओ क्या बना रहा है, यदि आरएनए, तो ये क्या कहलाएगा, जीन। क्या कहलाएगा, जीन। आप मुझे बताओ इतना सा पार्ट क्या बना रहा है, आरएनए, तो क्या कहलाएगा, जीन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो इसी तरीके से यहां पर क्या होते हैं, जीन्स। अब मान लो मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, मान लो यहां पर एक जीन है, इस जगह पर ये जीन की लोकेशन है, और ये जीन है मान लो जीन फॉर आई कलर।
ये पप्पा वाले क्रोमोसोम में इस जगह पर है जीन फॉर आई कलर। अब जब मम्मा वाला क्रोमोसोम देखा गया तो उसके भी सेम हाइट पर, सेम लोकेशन पर जो जीन है वो क्या है, आप मुझे बताओ। जीन फॉर आई कलर, वो भी किस चीज के लिए है? जीन फॉर आई कलर। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में मान लो यहां आई कलर का हो गया, मान लो यहां नोज शेप का हो गया, यहां पर मान लो क्या हो गया, स्किन कलर का हो गया। एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो इंटेलिजेंस का हो गया। तो दोनों में जीन्स की लोकेशन क्या है? सेम। लोकेशन क्या है? सेम। लोकेशन क्या है? सेम। लोकेशन को बोलते हैं लोगस और सेम को क्या बोलते हैं? होमो। सो दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे बताओ जरा जल्दी से। दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाएगा। दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? दे हैव सेम लोकेशन ऑफ जीन्स। तो देखो जरा, सेम के लिए वर्ड हम यूज करेंगे होमो और लोकेशन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे लोकस या लोगस। तो बताओ इसको हम क्या बोल देंगे? दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? होमोलोगस। क्या बन जाएगा? ये क्या कहलाएंगे? होमोलोगस। क्या कहलाएंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? होमोलोगस क्रोमोसोम। दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आ गया? तो एक 1 से 23 फादर से आता है, एक 1 से 23 मदर से आता है। तो इस एक को हम बोल देते हैं 1 सेट, इसको बोल देते हैं अनदर सेट। तो इस तरीके से हमारे हर सेल के अंदर 2 सेट है। एक सेट पप्पा से, एक सेट मम्मा से, एक सेट पप्पा से, एक सेट मम्मा से आ रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको? होमोलोगस क्रोमोसोम। सभी को समझ में आया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। क्लियर हो गया? आप इस तरीके से समझना। तो आप मुझे बताओ इस तरीके से कितने पेयर हो जाएंगे? काफी सारे हो जाएंगे। चलो मैं आपको एग्जांपल बना के बताता हूं, कुछ एग्जांपल बताता हूं। मान लो यहां पर ये मैंने बना दिया, दिस इज 1। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दिया? मान लो 1। समझ में आ गया? क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ? 1। क्लियर है? तो यहां पर आप मुझे बताना, इसके बगल में यदि मैंने बना दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 1 1 होमोलोगस। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ, मान लो यहां पर मैंने ये बना दिया, ये 2 है, तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएंगे? दीज आर 2 2 होमोलोगस। ये दोनों क्या हो जाएंगे? होमोलोगस। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ यहां पर मैंने क्या बना दिया, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, तो यहां पर आप मुझे बताओ मैं क्या बना दूं, इसका होमोलोगस क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर 3। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ ये किसका पेयर हो जाएगा? 1 का। ये किसका पेयर हो जाएगा? मान लो 2 का। ये पेयर किसका हो जाएगा? मान लो 3 का। और इस तरीके से आप मुझे बताओ सो ऑन हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? सो ऑन। क्लियर हो गया? तो ये क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड एज पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप मुझे बताओ पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 किससे होमोलोगस होगा? 1 से। मैटरनल 1 से। पैटर्नल 21 किससे होमोलोगस होगा? मैटरनल 21 से। आप मुझे बताओ जरा इसके बाद में, तो इस तरीके से आप मुझे बताओ 23 फादर से आ रहे हैं, 23 मदर से आ रहे हैं। एक सेट फादर से आ रहा है, एक सेट मदर से आ रहा है, तो 2 सेट हो गए तो क्या कहलाएगा? डिप्लॉइड। एक सेट होता तो क्या कहलाता? हैप्लॉइड। 2 सेट हो जाते तो क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। सभी को समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दीज आर द सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। दीज आर द सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलो, सोच लो एक बार, सोच लो अच्छे से। हो गया क्लियर? क्वेश्चन लिख लें एक बहुत सिंपल सा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्रोमोसोम नंबर 21 of sperm is homologous with ऑप्शन है 22nd of ovum, 20th of
ओवम, 21st ऑफ स्पर्म, या फिर आप मुझे बताओ हम क्या बोलें 21st ऑफ ओवम, या चलो इसको 21st की जगह कुछ और लिख देते हैं, 19 लिख देते हैं, 19th ऑफ स्पर्म और 21st ऑफ ओवम। तो बताओ आंसर क्या जाएगा, 21st ऑफ ओवम। क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, 21st ऑफ ओवम बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो होमोलोगस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो अब देखो, चाहे याद रखना, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, इंटरफेस दोनों का बिल्कुल सेम होगा। समझ में आ गया? इंटरफेस दोनों का क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इंटरफेस इज बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों का बिल्कुल सेम होगा। डिफरेंस किस चीज में होगा, एम फेज में। डिफरेंस किस चीज में होगा, एम फेज में डिफरेंस होगा। क्लियर हो गया? तो चलो यहां पर हम बना ले, स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस। किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताना, मियोसिस। किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस की। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, फटाफट फटाफट आप मुझे बताना, क्लियर है? तो मियोसिस का पहले हम वही देख ले, G1 S वो देख ले। चलो फटाफट हम देख लेते हैं। ये बना देता हूं G1, ये बना देता हूं G1। इसके बाद आप मुझे बताओ, इससे थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो क्या बन जाएगा, S। और इसके बाद आप मुझे बताओ थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज G2। क्या हो जाएगा, G2। यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज G1। ये क्या हो जाएगा, S। और ये मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज G2। क्या बोल दूंगा आप मुझे बताओ जरा, G2। जो जो अभी तक हमने पढ़ा है वही बना देते हैं। बिल्कुल वही, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप देखो जरा, सबसे पहले हम सेंट्रोसोम से देख लेते हैं 1। यहां पर सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन, यहां पर भी कैसा होगा, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन। क्लियर है? चलो अब मैं यहां पर बना देता हूं, दिस इज पैटर्नल 1, दिस इज पैटर्नल 2, दिस इज मैटरनल 1, दिस इज मैटरनल 2। क्लियर हो गया? अभी रैंडमली अरेंज है, हम अच्छे से क्यों दिखा रहे हैं, वैसे तो ये इस तरीके से ऐसे फैले हुए हैं, फिर हमको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम उसको ऐसे ऐसे बना रहे हैं। अब यहां पर ये सब क्या हो जाएंगे, डबल। ये कर दिया हमने इस तरीके से डबल। डीएनए का क्या कर दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन, ये 1-1 है, ये 2-2 है। बताओ जरा, इसको पहचानो, ये कौन हो जाएगा, पैटर्नल 2 मैटरनल 2। ये कौन हो जाएगा, पैटर्नल 1 मैटरनल 1। कर ले। अब देखो यहां पर भी वैसा का वैसा होगा। ये बना दिया मैंने इस तरीके से, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब यहां से क्या स्टार्ट होगा, आप मुझे बताना। यहां से स्टार्ट होगा एम फेज, एम फेज ऑफ मियोसिस। क्लियर हो गया? और इसके एम फेज को हमने दो फेज में डिवाइड किया हुआ है। एक हो जाएगा मियोसिस 1, क्या हो जाएगा, मियोसिस 1। दूसरा हो जाएगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, तो हमको मेनली पढ़ना मियोसिस 1 ही है। एक हो जाएगा मियोसिस 1, एक हो जाएगा मियोसिस 2। क्लियर हो गया? अब मियोसिस 1 को भी फर्दर डिवाइड कर लें। बताओ, प्रोफेज 1, फिर आप मुझे बताना क्या हो जाएगा, मेटाफेज 1, फिर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, एनाफेज 1, फिर क्या हो जाएगा, टीलोफेज 1, और फिर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस 1 बन जाएगा। अब यहां पर आप मुझे बताओ प्रोफेज 2, यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, मेटाफेज 2, यहां पर क्या हो जाएगा, एनाफेज 2, यहां पर क्या हो जाएगा, टीलोफेज 2, और यहां पर हम क्या बना दें, साइटोकाइनेसिस 2। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, दो न्यूक्लियर डिवीजन, दो साइटोकाइनेसिस हो रहे कि नहीं हो रही, इसको मैं बोल दूं दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, दिस इज सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन, बोल दूं? बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? तो इसमें कितने न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, दो। तो आप मुझे बताओ, इसको मैं क्या बोल दूंगा, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। फिर आपको मालूम है ये तो साइटोकाइनेसिस है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन, सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, मियोसिस में कितने न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, दो।
कितने न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं? 2। बन जाएगा? अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो भाई लोगों, बन जाएगा? बताओ जल्दी से, बन जाएगा? चलो अब हम देखते हैं एम फेज, ध्यान से समझना। अब हम कंपेयर करते हैं एम फेज, एम फेज ऑफ माइटोसिस, और दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? एम फेज ऑफ मियोसिस। क्लियर है? तो बताना जरा, इसमें हमने क्या बोला था? सबसे पहले आप मुझे बताओ, इसमें हो जाएगा प्रोफेज। क्लियर है? प्रोफेज के बाद आप मुझे बताओ क्या आया था? मेटाफेज। मेटाफेज के बाद क्या आया था? एनाफेज, सबसे शॉर्टेस्ट एनाफेज। फिर कौन आ जाएगा? टीलोफेज। फिर कौन आ जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? और इस प्रोफेज को हमने फर्दर डिवाइड किया था, आप जरा याद करो। मेनली हमने बोला था अर्ली प्रोफेज, और हमने क्या बोला था? लेट प्रोफेज। याद है? मेनली ये 2 ही थे। क्लियर हो गया? अब यहां पर मैं बना देता हूं, बताओ। यहां पर मैं बात कर रहा हूं मियोसिस 1। क्लियर है? यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? मियोसिस 2 की। किसकी बात कर रहा हूं? मियोसिस 2 की। अब मियोसिस 1 में भी मैं क्या बना दूं? प्रोफेज 1। चलो बना देता हूं प्रोफेज 1। ये सबसे लंबा होता है, इसका बहुत ही लंबा होता है प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइड होता है 5 स्टेजेस में। कितने स्टेजेस में डिवाइड होता है? 5 स्टेजेस में। समझ में आ गया? कितनी स्टेजेस में? 5 स्टेजेस में। उसके बाद कौन आ जाएगा? आप मुझे बताओ। मेटाफेज 1। फिर कौन आ जाएगा? एनाफेज 1। कौन आ जाएगा? टीलोफेज 1। फिर कौन आ जाएगा? साइटोकाइनेसिस 1। क्लियर हो गया? अब देखो इसकी स्टेजेस का नाम क्या होता है वो समझना। जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर से यहीं से पढ़ना है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, इसको बोलेंगे, सबसे पहली स्टेज का नाम होता है लैप्टोटीन। इसके बाद कौन आ जाएगी? जाइगोटीन। इसके बाद कौन सी आ जाएगी? आप मुझे बताओ जरा, पैकेटीन। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाएगी डिप्लोटीन। क्लियर है? और उसके बाद कौन सी आ जाएगी? डाइकाइनेसिस। कौन सी आ जाएगी? डाइकाइनेसिस। क्लियर हो गया? फिर यहां पर तो बहुत सिंपल है, आप मुझे बताओ क्या बोल देंगे? प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2, फिर साइटोकाइनेसिस 2। और यहां पर भी हम साइटोकाइनेसिस 1 लिख चुके हैं। आ गया? केवल नाम अभी बने लिखे, एक एक को चुन चुन के पढ़ना है। देखो जरा जल्दी से। अब लैप्टोटीन आपको याद हो जाएगा। लैप्टोटीन, एल फॉर लैप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल। आप देखना जरा, अभी क्रोमोसोम दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि क्रोमैटिन है। दिखने लगे लैप्टोटीन। आप मुझे बताओ, अभी क्रोमोसोम है नहीं, दिखने लगे लैप्टोटीन, दिखने लगे लैप्टोटीन, दिखने लगे लैप्टोटीन। अब ये है मिस्टर शर्मा, ये है मिसेस शर्मा। समझ में आ गया? ये है पैटर्नल 1, ये है मैटरनल 1। दोनों आ गए पास पास, और अपोजिट का पास पास आना क्या कहलाता है? जाइगोट। भाई स्पर्म ओवम पास आते हैं तभी तो जाइगोट बनता है ना। स्पर्म ओवम पास पास जाइगोट, स्पर्म ओवम आगे तभी तो जाइगोट बनता है। तो आप मुझे बताना, स्पर्म ओवम आगे पास पास क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो इसी तरीके से पैटर्नल मैटरनल आगे पास पास क्या बन जाएगा? जाइगोट। इस पैटर्नल मैटरनल आगे पास पास क्या कहलाएगा? जाइगोटीन। समझना, अभी दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई देने लगे लैप्टोटीन, पास में आ गए जाइगोटीन, पैक हो गए पैकेटीन। समझ में आ गया? फिर से बताओ, दिखाई देने लगे लैप्टोटीन, पास में आ गए जाइगोटीन, पैक हो गए पैकेटीन। फिर से मुझे बताओ, दिखाई देने लगे लैप्टोटीन, पास में आ गए जाइगोटीन, पैक हो गए पैकेटीन। क्लियर हो गया? फिर से बताना, दिखाई देने लगे लैप्टोटीन, अब पेयरिंग हो गई अपोजिट की, क्या बोलेंगे? जाइगोटीन। पैक हो गए पैकेटीन, पैक हो गए पैकेटीन, पैक हो गए पैकेटीन। बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट फटाफट मुझे बताओ, हो गया पूरा क्लियर? तो मियोसिस जो है, मियोसिस का एम फेज प्रोफेज 1 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ गया? पूरा हम मियोसिस फिनिश करेंगे अच्छे से, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जी नॉट, उसकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जी नॉट। जी नॉट के बाद हम पढ़ेंगे चेक पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स के बाद हम पढ़ेंगे कुछ पॉलीटीन क्रोमोसोम, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। समझ में आ गया? और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते वो हम करेंगे। समझ में आ गया? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? थैंक यू।